साइक्लोट्रॉन। साइक्लोट्रॉन क्या चीज होता है पहले तो ध्यान दे दो। साइक्लोट्रॉन क्या है, इसके लिए क्वेश्चंस है ना, क्वेश्चंस आपके बुक में क्वेश्चन जो है वो एक एक करके प्रॉपरली दिए है। व्हाट इज द साइक्लोट्रॉन, पहला क्वेश्चन जैसा कि है व्हाट इज साइक्लोट्रॉन। फिर उसके बाद है कि साइक्लोट्रॉन में बता रहा हूं मैं आपको, साइक्लोट्रॉन में इलेक्ट्रिक फील्ड का काम क्या है। एक पहले क्वेश्चन की लिस्ट बना देता हूं। साइक्लोट्रॉन क्या है, सबसे पहले तो साइक्लोट्रॉन क्या है, फिर साइक्लोट्रॉन में इलेक्ट्रिक फील्ड का काम क्या है, फिर साइक्लोट्रॉन में मैग्नेटिक फील्ड का काम क्या है, फिर साइक्लोट्रॉन में आपको पूछते हैं कि साइक्लोट्रॉन का प्रिंसिपल लिखो। मतलब आपको सारे क्वेश्चन बता दे रहा हूँ, क्या पूछा था किसका आंसर टिपिकली क्या लिख के आ जाने का एग्जामिनेशन में बोर्ड्स वाइज। और फिर एंट्रेंस में तो कुछ इतना करना ही नहीं पड़ता, बस फार्मूला मालूम रहे, दैट्स इट। अगर साइक्लोट्रॉन एंट्रेंस के लिए पढ़ाओ तो बस यहाँ से हार्डली बता रहा हूँ आपको आधे घंटे का काम है मेरे लिए, पूरा साइक्लोट्रॉन एंट्रेंस लेवल का मैं खत्म कर सकता हूँ, लेकिन ये बोर्ड्स वाले में ही ज़्यादा टाइम लग रहा है। तो साइक्लोट्रॉन क्या होता है, फिर इसके इलेक्ट्रिक फील्ड का क्या काम है, मैग्नेटिक फील्ड का क्या काम है, उसके प्रिंसिपल क्या है, प्रिंसिपल के बाद साइक्लोट्रॉन का वो कंस्ट्रक्शन, कंस्ट्रक्शन के बाद वर्किंग, उसके बाद वर्किंग के बाद उसका फार्मूला, वर्किंग में ही साथ साथ पे फार्मूला आ जाता है, और साइक्लोट्रॉन के एप्लीकेशन क्या है, एप्लीकेशन क्या है साइक्लोट्रॉन के, और साइक्लोट्रॉन के लिमिटेशंस क्या है। इतना पढ़ना है बोर्ड्स के लिए, इतना बोर्ड्स के लिए इतना कुछ सब बता देता हूँ, बढ़िया ध्यान दो, मस्त है यहाँ पे। सबसे पहले साइक्लोट्रॉन क्या है, तो साइक्लोट्रॉन एक ऐसा मशीन है, ऐसा डिवाइस है, इस देखो लर्न करने का झंझट मत रखो, एक इंफॉर्मेशन की तरह उसे एब्जॉर्ब करो, मालूम रखो। मालूम रखने का मतलब लर्न करने से बचना, ठीक है। सो लर्न उसे करना पड़ता है जो जबरदस्ती से होता है। मालूम रखो साइक्लोट्रॉन में ये होता है, वो होता है, वो होता है, ऐसा बस मालूम रखो, लिखो एग्जाम में डायरेक्ट। साइक्लोट्रॉन क्या होता है, एक ऐसा डिवाइस है, एक ऐसा मशीन कि जिसमें कोई चार्ज पार्टिकल को ना, किसी चार्ज पार्टिकल को हाईली एक्सेलरेट किया जा सकता है, हाईली एक्सेलरेट किया जा सकता है, भयंकर एक्सेलरेट किया, मतलब जैसे कि मान लो कि अगर एक जैसे गन है, गन में बुलेट रहेगी, जैसे गन को ट्रिगर दबाएंगे तो वो बुलेट क्या होंगी, भयंकर एक्सेलरेट होते हुए निकलेंगी यहाँ से। तो जिसकी वजह से क्या होगा, वो बुलेट हाफ mv², यानी क्या, उसकी भयंकर क्या बढ़ेगी, काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी, यानी वो हाईली एनर्जेटिक बुलेट हो जाएगी। जब तक वो रेस्ट पोजीशन में गन में है वो तब तक जीरो काइनेटिक एनर्जी, जैसे ट्रिगर दबाया तो बुलेट विल एक्वायर हाई काइनेटिक एनर्जी। और वो हाई काइनेटिक एनर्जी क्यों तैयार कर रहे बुलेट में, किसी टारगेट को जब हिट करेंगी तो फिर अपना काम हो जाएगा, मतलब टारगेट को हिट करेंगे मतलब टारगेट को डिस्ट्रॉय करेगी, टारगेट के ऊपर उसका कुछ ना कुछ असर होगा। तो उसी तरीके से ये साइक्लोट्रॉन भी एक प्रकार की गन है, जिसके अंदर क्या होने वाला, बुलेट वुलेट नहीं रहने वाली, जिसके अंदर एक चार्ज पार्टिकल रहने वाला है। ये चार्ज पार्टिकल साइक्लोट्रॉन जैसा ही चालू किया कि चार्ज पार्टिकल होने लगता है एक्सेलरेट, भयंकर एक्सेलरेट होता, और एक्सेलरेट होते 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 इसकी स्पीड इतनी बढ़ जाती है, इतनी बढ़ जाती है कि जब उसकी ट्रमेंडस जब स्पीड हो जाती, भयंकर जब स्पीड हो जाती उसकी, अराउंड इतनी हो जाती 500 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, यानी 500 इंटू 10⁶ इलेक्ट्रॉन वोल्ट, इतनी भयंकर एनर्जी एक्वायर कर लेता वो, और इतना हाईली एनर्जेटिक, इतना हाई स्पीडी और इतना हाईली एक्सेलरेटेड वो चार्ज पार्टिकल जब किसी मटेरियल पे जाके टकराता है तो उस मटेरियल के अंदर, मतलब वो मटेरियल के अंदर क्या होता है ना, मैटर रेडिएशन, मैटर का स्टडी करने के लिए इसका यूज होता है। कोई मटेरियल कैसा है अंदर से, उसका इनर स्ट्रक्चर को अगर स्टडी करना है तो उसके ऊपर हाईली एक्सेलरेटेड चार्ज पार्टिकल छोड़ा जाता है, तो वो उस मटेरियल के अंदर घुसता है, तो उसके कुछ स्कैटर्ड वेव्स एंड ग्राफ वगैरह पता करते हैं। उससे पता चलता कि उसके अंदर क्या क्या प्रॉब्लम्स है जो बाहर से आंखों से नहीं दिख सकता है। जैसा MRI वगैरह आपने देखा होगा, मशीन रहता है, CT स्कैन, MRI जो मशीन्स रहती है उसके अंदर ऐसे हाईली एक्सेलरेटेड चार्ज पार्टिकल जो है वो अपने बॉडी के अबाउट घूमते हैं। जैसे MRI किया होगा कभी किसी ने, वो मशीन के अंदर छोड़ते पेशेंट को ऐसे अंदर भेज देते, और फिर वहाँ पे अलग अलग आवाज़ें आती है, आधे घंटा क्या होता है तो मालूम नहीं, बाद में अपना पिक्चर निकल जाता अपने बॉडी के अंदर क्या क्या प्रॉब्लम ये है वो है, ऐसा बहुत सारे। सो बहुत ज़्यादा मेडिकल साइंस में भी इसको यूज़ करते हैं। जैसे कैसा ऐसे हाईली एक्सेलरेटेड चार्ज पार्टिकल जो है, इतना बारीक सा चार्ज पार्टिकल, देखो सर्जरी बहुत कम हो रही है साइक्लोट्रॉन के कारण। देखो अगर मान लो कि मेरे ब्रेन में अगर कोई ट्यूमर है तो उसको निकालने के लिए ब्रेन को काटना, मतलब ये हेड को अलग करना पड़ेगा, यहाँ से कट करना पड़ेगा, अंदर जाना पड़ेगा, काटना पड़ेगा, ट्यूमर को साफ करना पड़ेगा, कई चीज़ें वगैरह, तो सर्जरी होगी बहुत बड़ी। जैसे आप लोग को पता होगा किडनी स्टोन के भी ऑपरेशन होते हैं, 2 प्रकार के होते हैं, मतलब बहुत सारे ऑपरेशन है जो 2 प्रकार के होते हैं। एक सर्जरी वाला होता है, एक दूरबीन वाला होता है आजकल, मतलब उसमें रेडिएशंस वाले टेक्नोलॉजी से होता है।
लाइक क्या बोलते हैं, हर्निया वगैरह के ऑपरेशन होते हैं, वो सर्जरी वाला भी होता है और एक दूरबीन वाला भी होता है। ब्रेन ट्यूमर का भी 2 प्रकार का होता है, सब जगह पे ऐसा आया हुआ। किडनी स्टोन भी रेडिएशन से भी साफ कर सकते हैं, या पेट काट के भी किडनी स्टोन साफ कर सकते हैं। आजकल लोग क्या पसंद करेंगे, लाइक मान लो तुम्हारे किसी का हर्निया का ऑपरेशन है, उसको सर्जरी अगर करते काटेंगे, खोलेंगे, साफ सुफ करेंगे, ठीक है, तो फिर वो 1 महीना उसको बेड रेस्ट लेना पड़ेगा। दूरबीन वाला ऑपरेशन जो रहता है हर्निया का, क्या हो जाना है, 1 दिन में छुट्टी होगी, 1 दिन नहीं 2 दिन के बाद घर में आके चलना फिरना चालू, दूसरे दिन ऑफिस में, मतलब कितना फायदा है सोचो। तो इस तरीके से ये साइक्लोट्रॉन में से क्या निकल क्या रहा है, लाइक ब्रेन ट्यूमर है किसी को, तो उसके अंदर का जो ट्यूमर अगर अभी डिस्ट्रॉय करना है, वो ट्यूमर धोखादायक है, उससे जान जा सकती है। अगर उसमें अगर ब्लड क्लॉट हो गया या ब्लड सप्लाई नहीं हुआ, तो ट्यूमर को साफ करना है। तो ट्यूमर को साफ करने के लिए काटना ही पड़ेगा, ये काट के खोलना पड़ेगा, फिर वो हो गया, उसका कोई गारंटी नहीं बाद में, फिर वो काटने के बाद, सीने के बाद वो कितना दिन बचेगा नहीं बचेगा, इतना बड़ा ऑपरेशन सहन कर पाएगा नहीं कर पाएगा। इसलिए क्या होता है, साइक्लोट्रॉन क्या करता है, हाईली एक्सेलरेटेड चार्ज पार्टिकल तैयार करके देता है, लाइक प्रोटॉन। प्रोटॉन कितना सा रहेगा, प्रोटॉन इतना सा भी नहीं, ये इतना सा दिखा ना, नहीं दिखना भी नहीं चाहिए, इसलिए मैंने टच ही नहीं किया, तो कहाँ से दिखेगा, तो क्योंकि प्रोटॉन कहाँ से दिखेगा यार प्रोटॉन कहाँ से दिखेगा, मतलब इतनी छोटी सी चीज, तो मैंने टच ही नहीं देखा है, तो कहाँ से दिखेगा, नहीं दिख रहा सर, मतलब देख भी मत, ठीक है। तो प्रोटॉन इतनी छोटी सी चीज है जो माइक्रोस्कोप में भी साला पकड़ में नहीं आ रही। इतनी छोटी सी चीज अगर आपके ब्रेन के अंदर जाती भी है तो आपको तकलीफ भी नहीं होगी, पता भी नहीं चलेंगे प्रोटॉन घुस गए करके अंदर यहाँ से, और वो उसको क्या कर डालेंगे, वो ब्रेन ट्यूमर को डिस्ट्रॉय कर डालेंगे। इतने छोटे छोटे रेडिएशन के माध्यम से वो प्रोटॉन अपने ब्रेन में डालेंगे, या कुछ रेडिएशन प्रोसेस होती है कैंसर पेशेंट के लिए, तो रेडिएशन छोड़ते बॉडी में। इसमें जो अगर कैंसर सेल्स है यहाँ पे, तो कैंसर सेल्स को मारने के लिए क्या करते हैं, काटने की जरूरत नहीं, उसमें रेडिएशन छोड़ते हैं, तो अंदर जाके कैंसर सेल्स वाली जो WBCs है, टिश्यूज है, या उनको डिस्ट्रॉय कर देती है। तो ये पार्टिकल्स कैसे चाहिए, लेकिन हाईली एक्सेलरेटेड चाहिए। ऐसे सादे पार्टिकल कम स्पीड वाले नहीं डिस्ट्रॉय कर पाएंगे। तो इस प्रकार का साइक्लोट्रॉन से तैयार होने वाले हाईली एक्सेलरेटेड चार्ज पार्टिकल का मेडिकल साइंस में यूज होने वाला है। क्लियर। देन टिश्यूज के स्ट्रक्चर वगैरह समझने के लिए भी ऐसे पार्टिकल छोड़ते हैं उसके ऊपर, वो जाने के बाद उसके ग्राफ वगैरह प्लॉट होते हैं, तो उससे बहुत सारा वो कॉम्प्लिकेटेड है, आगे का इंजीनियरिंग है, वो मेडिकल इंजीनियरिंग एक प्रकार का, मेडिकल इंजीनियरिंग, ठीक है। तो वो एक अलग चीज होगी, बट छोटा सा अपने को साइक्लोट्रॉन पढ़ने को है सिलेबस में। तो हाईली एक्सेलरेटेड चार्ज पार्टिकल तैयार करते कैसा है, बस उतना अपने को पढ़ना है। उसका उपयोग क्या क्या होता है वो एप्लीकेशन की बातें हो गई। तो चलो पढ़ते हैं साइक्लोट्रॉन में। तो सबसे पहले इसके वाइज जाते हैं थोड़ा सा। साइक्लोट्रॉन डेफिनेशन अगर बोलते तो क्या लिखेंगे, साइक्लोट्रॉन इज अ डिवाइस विच इज यूज्ड टू प्रोड्यूस हाईली एक्सेलरेटेड चार्ज पार्टिकल so that it can acquire very high kinetic energy। हाईली एक्सेलरेटेड हाईली एनर्जेटिक चार्ज पार्टिकल तैयार करने का काम कौन करके देता है, साइक्लोट्रॉन। उसमें इलेक्ट्रिक फील्ड क्या करता है, मैग्नेटिक फील्ड क्या करता है, वो अभी अपने को समझना अच्छे से। तो उसके लिए आपको हाईली एक्सेलरेटेड, अब ये चार्ज पार्टिकल है, सुनो, ये चार्ज पार्टिकल है क्यू, इसको मैं ना यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड में रखता हूँ, ये इलेक्ट्रिक फील्ड आ गया, तो ये चार्ज पार्टिकल यहाँ पे रखा, ये पॉजिटिव चार्ज प्लेट, ये नेगेटिव चार्ज प्लेट, ये क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड। बोलो, ये पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल है, मान लो इसको जैसे मैं यहाँ पे छोड़ूंगा किधर भागेगा, इधर भाग जाएगा, क्योंकि पॉजिटिव को क्या करेगा, रिपेल करेगा, नेगेटिव उसको खींचेगा, मतलब ये जुप से ऐसे भागेगा इधर। इसकी इनिशियल वेलोसिटी मान लो कितनी थी, फाइनल वेलोसिटी क्या हो जाएगी, सही है सर, बराबर लिख रहा हो, समझ में आया, बोलो समझ में आया, यस। V इक्वल सी यू प्लस डी, यू कितना है 0, लेकिन एक्सेलरेशन इन इलेक्ट्रिक फील्ड कई बार बताया है, फिर भी आप भूलते जाते हो, अब तो भी मत भूलना। फोर्स इज इक्वल टू क्या, मास इंटू एक्सेलरेशन, और फोर्स इन इलेक्ट्रिक फील्ड का फार्मूला क्यू ई इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन, क्यू की ई इज इक्वल टू क्या होता है, फोर्स पर यूनिट चार्ज, फोर्स इज इक्वल टू क्यू ई। डेफिनेशन वाइज इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इक्वल टू फोर्स पर यूनिट चार्ज, फोर्स इज इक्वल टू क्यू ई, फोर्स इज इक्वल टू क्यू ई। सो एक्सेलरेशन का फार्मूला क्या आएगा, क्यू ई बाय एम, एक्सेलरेशन का फार्मूला क्यू ई बाई एम। तो यहाँ पे आ गया तुम्हारा क्यू ई बाई एम, मतलब 0 काट दो यार, इसको छोड़ो। बोलो v, यानी शुरुआत कितने से हुई, 0 से, लेकिन यहां तक पहुंचते पहुंचते स्पीड कितनी हो जाएगी, क्यू ई बाय एम इन टू टी। ओके, यहां से मान लो यहां तक जाने के लिए सर्टन सेकेंड्स लगे होंगे, तो 2-4 फ्रैक्शन ऑफ सेकंड में, माइक्रो सेकंड में ज्यादा से ज्यादा वेलोसिटी बढ़ बढ़ के कितनी बढ़ेंगी, थोड़ी सी बढ़ेंगी।
और मुझे अगर बहुत बड़ा नहीं है तो, बहुत बड़ा नहीं है तो, बहुत बड़ा नहीं है वेलोसिटी तो, देखो अगर आपको यहाँ पे मोटरसाइकिल दी और वो वॉल है और यहाँ पे मोटरसाइकिल पे आप बढ़ गए और आपको बोला कि यहाँ से चालू करके वहाँ तक जाने के पहले तुम्हारी गाड़ी की स्पीड इतनी होना चाहिए 120, तो कितना फुल एक्सेलेटर पहले देता, तो चल पहले पूरा एक्सेलेटर घुमा के रख देता हूँ और चाबी ऑन करता हूँ, तो भी यहाँ तक पहुँचते पहुँचते 100 होना पॉसिबल है क्या? फाइनली यार तुम कितना भी कुछ भी कर लो, v इज इक्वल टू क्या होता है, u+d, शुरुआत हुई 0 से, एक्सेलेरेटर मेरे गाड़ी का कितना भी होगा, मान ले मेरे गाड़ी का एक्सेलरेटर मतलब मैक्स टू मैक्स एक्सेलरेशन मेरे गाड़ी के पास है, मान लो इतना 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का है, और आपने फुल एक्सेलरेटर दिया, फुल पूरा दे दिया, 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, 3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, 4 मीटर पर सेकंड, 5 मीटर पर सेकंड, फिर भी यहां से मैं जैसी गाड़ी निकालूंगा तो वहां से वहां तक पहुंचने के लिए हार्डली मुझे लगता है 3 सेकंड सफिशिएंट है, 2-3 सेकंड, एक ही सेकंड में चले जाएगी, पर चलो मान लो 3 सेकंड ले लो, तो अभी 3 सेकंड में क्या होगा, कितना होगा स्पीड, 100 तो नहीं होगा ना? क्या चाहिए था, एक्सीलरेटर देने के बाद कम से कम आपको इतने सेकंड मिलने चाहिए थे, तब जाके कितना होता था, तो उसके लिए आपको सफिशिएंट जगह भी तो मिलनी चाहिए ना, सफिशिएंट जगह भी तो मिलनी चाहिए ना, तो यहां से मान लो ये वो दीवार हाँ वहां तक रहती है, तो उससे भी थोड़ी दूर रहती है, तब तक धीरे 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 आप टाइम जैसा जैसा ज़्यादा मिलेगा वैसा वैसा आप एक्सेलरेट कर पाओगे। अगर आपको बोला दौड़ के आओ और एकदम 30 की स्पीड से दौड़ो, तो शुरुआत तो 30 से नहीं हो सकती, शुरुआत 0 से, धीरे 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 स्पीड लेंगे। एक बॉलर भी बॉलिंग डालता है तो दूर से रन अप लेके आता है, तब जाके आते आते दौड़ते दौड़ते भयंकर स्पीड से आके बॉल डालता है। तो ये हो रहा प्रॉब्लम यहाँ पे कि मैं इसकी स्पीड में यहाँ तक जाते जाते बढ़ा पा रहा हूँ, लेकिन इतनी भी नहीं बढ़ा पा रहा हूँ जितने मेरे एक्सपेक्टेशन है साइक्लोट्रॉन के, कि भयंकर एनर्जी वाला चार्ज पार्टिकल मुझे चाहिए। उसके लिए क्या किया उन्होंने, किया एक आइडिया, उन्होंने आइडिया ऐसा किया कि यहाँ से यहाँ तक तो ज़्यादा स्पीड नहीं बढ़ रही, फिर क्या करेंगे, एक प्लेट यहाँ पे रखेंगे और एक प्लेट है इधर रखेंगे, क्लास के बाहर नहीं जा रहा हूँ, इधर यहाँ पे। अब तो यहाँ से पार्टिकल निकलेगा तो वहाँ तक जाते जाते सफिशिएंट टाइम मिल जाएगा उसको, तो फिर वो स्पीड शायद बढ़ जाएगी। लेकिन इतना बड़ा साइक्लोट्रॉन यानी कैसा करेंगे, यहाँ से छोड़ेंगे उधर उसको कलेक्ट करेंगे, इतना बड़ा डिवाइस भी नहीं चाहिए, डिवाइस चाहिए छोटा सा, और फिर भी इतने भी समय में इतनी भी स्पीड बढ़ा के नहीं मिलेंगी जितनी आप एक्सपेक्ट कर रहे हो। इसलिए क्या आइडिया किया गया, क्या आइडिया किया गया, ये इतना सही रखा, ये इतना सही रखा, ये दूरी इतनी रखी, ये दूरी इतनी रखी, ऐसा कुछ अरेंजमेंट किया कि पार्टिकल यहां से निकलेगा, यहां तक जाते 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 भयंकर स्पीड हो जाएंगी, भयंकर स्पीड हो जाएंगी, और यहाँ पे अगर प्लेट है तो रुक जाएगा। यहां से ऐसा कुछ अरेंजमेंट करते कि ऐसा ट्रर से घूमेगा उल्टा, मतलब स्पीड में ही घूमेगा, स्पीड में ही घूमेगा, ऐसा घूमेगा स्पीड में। देखो अगर आप मुझे बताओ, अगर आपको बोला कि वहां तक जाओ और भयंकर स्पीड से जाओ वहां से ज़्यादा मैं कम स्पीड से जाऊंगा, वहां पे बहुत स्पीड नहीं मिलेगी, और वहां पे टच करके हाथ लगा के वापस आता हूँ, हाथ लगा के वापस आता हूँ। जब मैं हाथ लगाने को रुकूंगा, मतलब वापस टर्न मारने के लिए रुकूंगा, तो थोड़ी देर के लिए मेरी स्पीड 0 हो जाएंगी, 0 हो गई, फिर से 0 से शुरुआत करूंगा, फिर इस दीवार को हाथ लगाऊंगा, हाथ लगाते समय और रिवर्स मारने के पहले फिर से मेरी स्पीड क्या हो जाएंगी, 0 हो जाएंगी, यानी अगेन एंड अगेन 0 हो जाएंगी। ऐसा नहीं होने देना है। बट अगर आपको इसको हाथ लगा के दौड़ना है तो आप अपनी स्पीड ज़्यादा से ज़्यादा 10 मीटर पर सेकंड तक बढ़ा सकते। लेकिन अगर आपको बोला कि दौड़ते हुए जाओ 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 और स्पीड में ही ऐसा टर्न मारो, तो मुझे रुकने का काम नहीं पड़ा, रुकने का काम नहीं पड़ा, तो मैं भयंकर स्पीड से और बढ़ा और स्पीड बढ़ा और गोल घुमा और गोल, यानी मुझे रुकना ना पड़े। तो उसके लिए क्या किया इन्होंने, इसको भागने दिया ऐसा, और उसी स्पीड के साथ उसको टर्न मारने दिया, यानी उसकी स्पीड कम नहीं होने दिया। पहले क्या होता था 0 से 10, फिर से 0 से 10, फिर से 0 से 10, ऐसा होता था। अब उसने क्या किया, 0 से 10, फिर 10 यहां तक मेंटेन होने दिया, क्योंकि रुका नहीं, हाथ लगा के वापस नहीं आया, घूमा मतलब 10 से घूम सकता है वो, और फिर अब यहां से इधर अब भागेगा, अब इधर भागेगा। अब ये पार्टिकल कौन सा है, पार्टिकल कौन सा है, पॉजिटिव पार्टिकल पॉजिटिव प्लेट से रिपेल होगा, नेगेटिव की तरफ अट्रैक्ट होगा, पर अब जब वापस पलटी मारेगा, रिवर्स मारेगा, यू टर्न मारेगा, तब ये पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल इधर पॉजिटिव की तरफ भागेगा क्या, पॉजिटिव पार्टिकल पॉजिटिव की तरफ जाएगा क्या, नहीं जाएगा, क्योंकि ये पॉजिटिव उसको क्या करेगा, रिपेल करेगा, और उल्टा ये नेगेटिव भी क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा, तो इसको इधर ही पकड़ लेगा वो। तो हमें ऐसा कुछ आइडिया करना है कि जैसा पॉजिटिव है, ये प्लेट कौन सी है बोल, पॉजिटिव रिपेल करेगा, नेगेटिव से अट्रैक्ट करेगा, ये यहां से आता अट्रैक्ट हुआ, फिर ये ट्र से टर्न हुआ
अब जितने समय में इसने पलटी मार के तैयार होके रहा, उतने समय में मैंने ऐसा कुछ एडजस्टमेंट किया कि तब तक, जब तक ये पलट नहीं जाता, तब तक ये क्या हो जाना चाहिए, तब तक ये क्या हो जाना चाहिए प्लस, और ये क्या हो जाना चाहिए माइनस। ऐसा अगर मैं कर सका तो बताओ क्या होगा। अब ये 0 to 10 और अब ये 10 to 20। अब फिर से इधर उसको हाथ लगा के वापस नहीं पलटना है, ऐसा घूम के पलटना है, घूम के पलटना है, घूम के कितने से 20 से। और तब तक इधर क्या हो जाना चाहिए बोल, तब तक ये प्लस को अट्रैक्ट करने वाला इधर कौन होना चाहिए माइनस, और इधर तब तक क्या हो जाना चाहिए प्लस। फिर से 20 to 30, फिर से 30 to 40, फिर से 40 to 50, ऐसा वो उधर ही उधर, उधर ही उधर, उधर ही उधर, उधर ही उधर, उधर उधर। एक समय ऐसा आएगा कि इसकी स्पीड पहले तो स्लो रहेंगी, फिर दूसरी बार ज्यादा हो जाएंगी, और ज्यादा और ज्यादा और ज्यादा और ज्यादा और ज्यादा और ज्यादा, और एक समय ऐसा स्पीड से घूमने लगेगा। और ये अपने को उसके उस सिचुएशन पे उसको लाना है। तो उसके लिए क्या क्या आइडिया करना पड़ेगा, थोड़ा दिमाग में आ गया होगा। एक चाहिए इलेक्ट्रिक फील्ड, यहां से आता अट्रैक्ट करने के लिए क्या चाहिए, यहां से आता अट्रैक्ट करने के लिए क्या चाहिए इलेक्ट्रिक फील्ड। पॉजिटिव चार्ज को अट्रैक्ट करने के लिए इधर कौन सी प्लेट चाहिए निगेटिव, और फिर घुमाने के लिए मैग्नेटिक फील्ड। वो तो चैप्टर ही पढ़ रहे पिछले 8 दिन से। घुमाने के लिए कौन चाहिए मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड घुमा सकता नहीं घुमा सकता, घुमा सकता मैग्नेटिक फील्ड, पार्टिकल को घुमा सकता है। जैसे कि अगर ये मैग्नेटिक फील्ड अभी आप इतना ही पढ़ रहे थे सारा, जैसे पार्टिकल इसमें एंट्री करता है तो V क्रॉस B यानी थंब इधर ऐसे घूम जाता है। तो ऐसा कुछ करना है कि इलेक्ट्रिक फील्ड उसको एक्सेलरेट करेगा, मैग्नेटिक फील्ड उसको घुमाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड एक्सेलरेट करेगा, मैग्नेटिक फील्ड घुमाते जाएगा। ऐसा एक कॉम्बिनेशन वाला सर्किट पढ़ना है अपने को। जनरल आइडिया आ गई क्या होते होने वाला अंदर। अब देखो सिस्टमेटिकली डायग्राम के साथ वगैरह पढ़ाता हूं। साइक्लोट्रॉन बनाते कैसा है, फिर कैसा रहता है। देखो ऐसे इसको बोलते हैं डीज, इसको बोलते हैं डीज। ये क्या है, ये है हॉलो मेटालिक सेमी सिलेंडर्स। क्या है, हॉलो मेटालिक सेमी सिलेंडर्स। ये हॉलो मेटालिक सेमी सिलेंडर्स ने अभी कैसे बताओ आपको, सिलेंडर तो पता ही है आपको, ये सिलेंडर, इतना बड़ा सिलेंडर नहीं चाहिए मुझे, बस इतना सा ही चाहिए, इतना सा। मतलब तुम्हारा रोटियां रखने का डब्बा घर में, चपाती रखने का डब्बा, इतना बड़ा सिलेंडर रहता है क्या, इतना खाते क्या, लग तो नहीं रहा ऐसा कोई भी। हाँ ठीक है, तो ऐसा चपटा वाला डब्बा अपना सिलेंड्रिकल, ऐसा सिलेंडर, मतलब ऐसा, इतना बहुत हो गया इतना। इसको क्या करना है, इस डब्बे को 2 पार्ट में काटना है ऐसा। आप मुझे बताओ, अगर उस डब्बे को, अगर ऐसा डब्बा रहता अपना, उसको 2 पार्ट में काटेंगे तो 2 कैसे शेप निकलेंगे, सेमी हॉलो, अंदर से हॉलो चाहिए, सेमी हॉलो ही रहता है ना, अंदर से रोटियां निकाल लो तो हॉलो ही रहता। सेमी हॉलो मेटालिक सिलेंडर, क्या बोलेंगे इसको, सेमी हॉलो मेटालिक सिलेंडर, सेमी सिलेंडर बोलेंगे। सेमी सिलेंडर विच इज हॉलो इनसाइड, मेटल का हॉलो सेमी सिलेंडर ऐसा बोलते हैं उसको। तो ऐसे 2 सेक्शन उसके तैयार हो गए, एक इधर से निकला डिब्बे का आधा पार्ट, और इतने इतने थिकनेस का एक उधर से निकला, और ये दोनों पार्ट को बोलते हैं डी। एक डी शब्द का ही है ना, अरे आधा काटेंगे डब्बा कौन से शब्द का दिखेगा ऊपर से, डी, और ये दूसरा डी, इसको बोलते हैं 2 सेमी हॉलो सिलेंड्रिकल डीज, सेमी हॉलो सिलेंड्रिकल डीज, डीज डीज, सेमी सिलेंड्रिकल हॉलो मेटालिक डीज। सेमी सिलेंड्रिकल बोलो एक साथ, सेमी हॉलो मत बोलो, सेमी सिलेंड्रिकल हॉलो मेटालिक डीज, डीज 2 है करके डीज बोलते हैं। तो ऐसा एक आपको कॉम्बिनेशन मिल गया। अब ध्यान देना बरा, पूरा दिमाग में सेट हो जाए, अपने मन से लिखो, लर्न करते बैठते फालतू बच्चे, इसको कोई मतलब नहीं लर्न करने, समझने लायक है सारा। डीज मिल गए। अब डीज के बीच में दोनों डीज को ना थोड़ा सा दूर दूर रखते हैं, मतलब मैं कुछ डायग्राम दूसरे भी बनाते जाऊंगा साइड साइड में, ये डायग्राम भी बनाऊंगा इसको रिप्रेजेंट करने वाली। देखो दोनों में गैप रखते थोड़ी सी,
मतलब दोनों डीज के बीच में थोड़ी गैप, दोनों चिपकाते नहीं, थोड़ी सी गैप रखते हैं। यहाँ पे थोड़ा सा 3D व्यू भी आपको दिख रहा होगा इसमें। ये दोनों डीज मतलब ऐसे रखे, समझो ऐसे। अब इसके बीच में सेंटर में क्या करते हैं, एक प्रोटॉन रखते हैं या आयन रखेंगे, पॉजिटिवली चार्ज आयन, गैस वगैरह का ले लेंगे, कोई आयनाइज गैस रहती है, आयोनाइज गैस का एक आयोनाइज पार्टिकल ले लेते, किसी गैस सिलेंडर रहता है छोटा सा नीचे, उसको स्प्रे किया तो उसमें से पॉजिटिव चार्ज आयन निकलते बाहर। तो ऐसा एक पॉजिटिव चार्ज आयन मैंने यहाँ पे ले लिया, यहाँ पे 2D के बीच में ले लिया। क्या ले लिया? 2D के बीच में ले लिया। फिर ये दोनों डीज को ना यहाँ पे एक कनेक्शन रहता है। ये काय का कनेक्शन दिख रहा है? डायग्राम सिंबल से समझ में आ रहा है कुछ? एसी सप्लाई है। कौन सा सप्लाई? एसी सप्लाई है। अपने घर में जो आता पावर स्टेशन से, जो ये जो आता अल्टरनेटिंग वोल्टेज सोर्स जो आता अपने घर में, आपने जनरेटर वगैरह पढ़ा होगा 10th में, उसमें पढ़ा होगा अपने इंडक्शन मोटर जनरेटर पढ़ा होगा। तो ये अपना अल्टरनेटिंग वोल्टेज सोर्स कैसे रहता है? इसका देखो अपना प्लग है, सपोज अपन डाल रहे प्लग किसी ये पिन, ये जो इस प्रकार की है, किसी प्लग में अगर इंसर्ट कर रहे तो इधर से एसी सप्लाई अपने घर में जो आता कैसा आता है, एक बार ये पॉजिटिव रहता है, एक बार ये पॉजिटिव निगेटिव रहता है, फिर नेक्स्ट टाइम ये निगेटिव रहता है, ये पॉजिटिव रहता है। मतलब तुम्हारा जो मान लो ये ट्यूबलाइट है, इस ट्यूबलाइट को अगर आप ये वायर जो जा रहा है, इसका ये वायर जो कनेक्शन अगर इस तरीके से जा रहा है तो इसे होता क्या है, जैसे प्लग में इंसर्ट करते हैं मैंने पिन, हमारे को घर में क्या मिलता है? एसी सप्लाई मिलता है। एसी सप्लाई क्या करता है, एक बार ये पॉजिटिव रहता है तो यहाँ से करंट ऐसा फ्लो होता है, और एक बार ये पॉजिटिव हो जाता है फिर नेक्स्ट टाइम तो फिर करंट ऐसा फ्लो होता है, फिर ऐसा फ्लो होता है, फिर ऐसा फ्लो होता है। हमारे घर में जो भी ट्यूबलाइट्स वगैरह उसमें करंट बाय डायरेक्शनल फ्लो होते रहता है, ऐसा ऐसा। कितने फ्रीक्वेंसी का आता है अपने घर में? 50 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी का सप्लाई आता है अपने घर। 50 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी का मतलब क्या है? एक सेकंड में 50 साइकिल्स, एक सेकंड में 50 साइकिल। यानी हमारे जो पावर स्टेशन में जो टरबाइन रोटेट होती है, वो टरबाइन एक सेकंड में 50 बार घूमती है। तो उसमें ऐसा एक सेकंड में 50 बार पॉजिटिव निगेटिव वाला ये सिग्नल तैयार होते जाता है। मतलब इस प्रकार से एक सेकंड में ऐसा पूरा एक साइकिल 50 बार होता है, ऐसा 50 बार होता है एक सेकंड में। मतलब एक साइकिल को कितना टाइम लगता होगा? तो इतना टाइम लगता है। फ्रीक्वेंसी कितनी है? इंडियन स्टैंडर्ड फ्रीक्वेंसी कितनी है? पावर स्टेशन से मिलने वाला जो सप्लाई रहता है घर में, उसकी इंडियन स्टैंडर्ड फ्रीक्वेंसी कितनी है? 50 हर्ट्ज। तो उसका पीरियड कितना होगा? 0.02 सेकेंड्स। मतलब एक साइकिल जो है ना, ये कितने समय में पूरी होती? 50 साइकिल के लिए कितना टाइम लग रहा है? 50 हर्ट्ज को एक सेकंड लग रहा है। हर्ट्ज इज अ सिंबल ऑफ साइन ऑफ फ्रीक्वेंसी, यूनिट ऑफ फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी का यूनिट हर्ट्ज है। हर्ट्ज का मतलब होता है 50, लाइक 50 हर्ट्ज का मतलब होता है 50 साइकिल्स पर सेकंड। 50 साइकिल्स ऐसी कितनी साइकिल पर सेकंड? तो 50 साइकिल के लिए एक सेकंड लग रहा है, तो एक साइकिल के लिए कितना लगेगा? तो कर सकते हैं 50 के लिए एक सेकंड, तो एक के लिए कितना? तो 1/50 कितना आया? 0.02। मतलब यहां से लेके यहां तक ऐसा सिग्नल तैयार होने के लिए इतना टाइम लगता है, इतना। तो बताओ इतने समय में ये पॉजिटिव रहता है, बाद में ये सिग्नल निगेटिव हो जाता है। बताओ कितने समय के लिए पॉजिटिव रहेगा और कितने समय के लिए निगेटिव रहेगा? 0.02 के दो पार्ट हो गए। इतना फास्ट हमारे घर में आने वाला सप्लाई प्लस माइनस बदलते रहता है। मतलब इतना फास्ट होता है कि इधर से जाता करंट, फिर इधर से जाता, इधर से जाता, इधर से जाता, इधर से जाता, इधर से जाता। 0.01 सेकंड में डायरेक्शन बदलते रहता है। 0.01 सेकंड में डायरेक्शन बदलते रहता है। और 0.01 सेकंड में डायरेक्शन बदलने के बीच में, पॉजिटिव से निगेटिव के जाने के बीच में, यहाँ पे करंट की वैल्यू 0 हो रही। देखो यहाँ पे 0 हो रही, यहाँ पे मैक्सिमम है, यहाँ पे मैक्सिमम, लेकिन बीच में क्या हो रही है? साइन बदलने के पहले करंट फ्रैक्शन ऑफ सेकंड के लिए क्या हो रहा है? 0 हो रहा है। जब करंट 0 होगा तो ट्यूबलाइट बंद हो जाता होगा, डेफिनेटली बंद होता होगा। लेकिन वो बंद अपने को दिखता क्यों नहीं है? परसिस्टेंस ऑफ विजन। बताया है, कभी ना कभी पढ़ाने में गया होगा, वो पेज पलटा के दिखाया था आपको, फटाफट फटफट। एक तगड़ी दिख रही थी, उसकी एक हाथ दिखाया था, एक आंख दिखाई थी, याद है क्या? कि भूल गए सब, ये ऐसा। और दूसरा पेज पे मैंने ऐसा निकाला था, और 2 पेज फटाफट चेंज किए थे। अरे ईशान की कॉपी तारे ज़मीन पर वाला, ठीक है। तो वो एक साथ पेजेस बदलेंगे तो पूरी पिक्चर कवर कंप्लीट हो जाती है। ये 2 पेजेस, एक पेज के ऊपर ये निकालो यहाँ पे, और उसके पीछे के पेज पे अगर ये निकालो, एक पेज पे निकालो, और इसको फटाफट चेंज करो, तो आपको वो आदमी की दोनों आंखें और दोनों हाथ दिखेंगे। तो ट्यूबलाइट इसलिए अपने को बंद दिखता नहीं है, क्योंकि हमारे आंखों की भी एक क्या होती है? परसिस्टेंस ऑफ विजन होती है। कोई भी इमेज हमारे आंखों में बनती है तो 1/20 सेकंड्स के लिए रिटर्न करती है। रेटिना में इमेज 1/20 यानी रफ वैल्यू लेती है, 1/20 सेकंड्स के लिए रिटर्न करती है। 1/16 भी लिया जाता है जनरली, तो रिटर्न करती है। मतलब एक बार अगर आपने ट्यूबलाइट को चालू देखा
उसका लाइट आपके रेटिना में 1/20 सेकंड के लिए मेंटेन होता है। तो फिर बीच में ये बंद होके फिर से चालू हो जाएगा, पर वो कितने सेकंड में? 0.01 सेकंड में फिर से बंद चालू बंद हो रहा। और मेरे को तो आंखों में कितने समय के लिए रहने वाली इमेज, कितने समय के लिए रहने वाली है? 1/20 सेकंड्स रहता है हमारे आंखों का रेजिस्टेंस, परसिस्टेंस। और मुझे तो ये ट्यूबलाइट कितने समय में चालू बंद करके दे रहा है? 0.01 में ही चालू करके दे रहा है। और मेरे आंखों में तो इमेज कितने समय के लिए रहने वाली है? 0.05, बहुत देर तक रहने वाली है। यानी ये इमेज जो ट्यूबलाइट का चालू वाला जो लाइट है वो चालू होके बंद होके चालू भी हो जाएगा, फिर से बंद भी हो जाएगा, तो भी मेरे आंखों में उसका जो इमेज बनी रही थी बहुत देर के लिए। इसलिए मुझे पता नहीं चलता ट्यूबलाइट बीच बीच से चालू बंद चालू बंद चालू बंद चालू बंद हो रहा है करके। ये हो गया मेरा परसिस्टेंस ऑफ विजन की स्टोरी। इसके पहले भी कई बार मैंने बताया। अब यहां पर जो आपको मैं डीज पढ़ा रहा हूं, ये डीज ये वाले, इसमें जो ये दिया जाता है ये अराउंड इतना रहता है बेटा। ये जो सिग्नल दिया जा रहा है, 2 डीज को कनेक्ट करा जा रहा है, इलेक्ट्रिकल सिग्नल, वो कितना रहता है? 10⁻⁴ दिस मच हर्ट्ज। मतलब 1 सेकंड में कितने बार हमारे घर में आने वाली फ्रीक्वेंसी कितनी? ओनली 50 हर्ट्ज। और ये कितनी है? 10⁻⁶ हर्ट्ज, यानी 10 लाख बार 1 सेकंड में चेंज होने वाला है। 10 lakhs इन 1 सेकंड। मतलब ये प्लस का माइनस ऐसा 1 सेकंड में कितने बार? इतने भयंकर वेरी हाई फ्रीक्वेंसी का सिग्नल यहां पे लगाया जाता है। इसका वोल्टेज इतना रहता है, इसका वोल्टेज अराउंड जो इतना रहता है 10,000 वोल्ट। बहुत ही डेंजरस है। ये अपना तुमने देखा होगा ऐसा सिंबल, कई बार बाजू में धोखा लिखा रहता है, बाजू में लिखा रहता है 420 वोल्ट, 440 वोल्ट। ठीक है, 440 पे धोखा हो जाता है, इधर क्या होगा? 10,000 वोल्ट पे। ठीक है, वो धोखा देखने के लिए भी कोई नहीं बचेगा। ठीक है, तो ये इतना बड़ा वोल्टेज दिया जाता है, इतने फ्रीक्वेंसी का दिया जाता है। अच्छा ठीक है, इतनी तो बात समझ में आ गई। मतलब ये जो 2 प्लेट है, ये 2 प्लेट के बीच में जो वोल्टेज लगाया है, सप्लाई जो बैटरी लगाई 10,000 वोल्ट की है। और वो भी कौन सी? डीसी बैटरी नहीं, एसी। सो दैट उसका प्लस माइनस कितना फास्ट बदले? 1 सेकंड में 10⁻⁶ टाइम्स बदले। मतलब ये अभी प्लस है और अभी ये माइनस है, तो ये कितने समय के बाद इधर माइनस और उधर प्लस हो जाए? कितने समय के बाद? 1/10⁻⁶, क्योंकि वो काय की वैल्यू है, ये काय की है? फ्रीक्वेंसी है। तो टाइम पीरियड की क्या होगी? 1/f, यानी 1/this, यानी 0.00000001 सेकंड के बाद ये प्लस का माइनस हो जाएगा, माइनस का प्लस हो जाएगा। इतना फटाफट पोलैरिटी बदलने वाली, ऐसी एक अरेंजमेंट अपन ने की इलेक्ट्रिक फील्ड की। अब दूसरा क्या करना है देखो, इलेक्ट्रिक फील्ड से बाद में नेक्स्ट इसमें जाने के पहले अपने को क्या क्या पता है? दे बेटा, इलेक्ट्रिक फील्ड में जाने के पहले, इलेक्ट्रिक फील्ड से मैग्नेटिक फील्ड में जाने के पहले और क्या पढ़ना है? देखो इधर इलेक्ट्रिक फील्ड कहां पे रहता है? यहां पे कनेक्ट किया है। सुनो इधर ध्यान देना अभी, यहां पे, मतलब ये पूरा इलेक्ट्रिक फील्ड यहां पे अरेंज करते हैं। यहां पे ये प्लस, ये डीज है ना, डीज की जो ये प्लेट्स है ना, यहां पे वहां पे अरेंज करते हैं। और यहां पे कौन सा? यहाँ पे कौन सा? माइनस। ऐसा। फिर अब यहां से कोई पार्टिकल निकलेगा, अगर कोई चार्ज पार्टिकल यहां से निकलेगा, ये प्लस वाला, तो ये इधर भागेगा कि नहीं भागेगा? निगेटिव की तरफ। इधर भाग जाएगा निगेटिव की तरफ, इधर। लेकिन अब इधर देखो क्या होने वाला है। ये 2 डीज है, ये है मान लो निगेटिव पूरा, और ये कौन सा है? पॉजिटिव। ये पॉजिटिव है। अब ये इस तरीके से, ये 2 डीज है, ये पूरा पॉजिटिव है। ऐसा इधर से एक दूसरा वाला, ये पूरा निगेटिव, सॉरी ये यहाँ पर निगेटिव है, और यहाँ पर दिया हुआ है चार्ज, यहाँ पे चार्ज दिया रहता है पॉजिटिव। यहाँ पे लिखा रखा पार्टिकल, ये पार्टिकल भाग रहा है इधर, भाग रहा है, लेकिन टर्न होके वापस आना। अब टर्न होके वापस आने के लिए ऐसा ऊपर और एक नीचे मैग्नेट लगाया जाता है। ये ऊपर नॉर्थ पोल, नीचे साउथ पोल, ऊपर नॉर्थ पोल, नीचे साउथ पोल। अब ऊपर नॉर्थ पोल और नीचे साउथ पोल अगर लगाएंगे तो बताओ यहाँ पे कैसा होगा? अभी इस तरीके से रहेगा। यहाँ पे नॉर्थ और यहाँ पे साउथ, यहाँ पे साउथ, नॉर्थ पोल साउथ पोल रहेगा। मतलब मैग्नेटिक लाइंस ऊपर से नीचे आएंगी। फिर ये मैग्नेटिक लाइंस अपने को ना पॉइंट टू पॉइंट में बदलने की जरूरत पड़ने वाली। मैग्नेटिक फील्ड की जो वैल्यू है वो वैल्यू ऐसे फिक्स नहीं चाहिए कि एकदम 10 टेस्ला या 100 टेस्ला, ऐसी नहीं चाहिए।
वो अपने को एज पर और रिक्वायरमेंट उसको बदलते भी आना चाहिए, इसलिए एक्चुअल मैग्नेट नहीं रहते, इलेक्ट्रोमैग्नेट रहते हैं। अब इलेक्ट्रोमैग्नेट पता है ना कौन है? कौन है? वायर, वायर गोल 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 वाला कॉइल, कॉइल वाला वायर करंट छोड़ दो क्या बन जाता है उसके अराउंड? मैग्नेटिक फील्ड बन जाता। तो वायर मतलब ऐसा, मतलब मान लो कि ऐसा, ये तुम्हारा इलेक्ट्रोमैग्नेट है, ये तुम्हारा इलेक्ट्रोमैग्नेट, ये तुम्हारा इलेक्ट्रोमैग्नेट है। अब इस इलेक्ट्रोमैग्नेट में मुझे कुछ ऐसा करंट फ्लो करवाना है, लाइक मुझे मैग्नेटिक लाइंस नीचे लाना है, तो ऐसा ऐसा, मतलब मान लो इसमें करंट जो फ्लो हो रहा है वो ऐसा ऐसा फ्लो हो रहा है, ऐसा जा रहा है, फिर ऐसा जा रहा है, इस तरीके का करंट, मतलब इधर से ऐसा जा रहा है, इधर से ऐसा जा रहा है, मतलब ऐसा ऐसा। तो यहाँ पे करंट ऐसा फ्लो होना चाहिए, ऐसा। अगर करंट ऐसा फ्लो होगा ऐसा, तो बताओ ऐसा करंट फ्लो होगा तो मैग्नेटिक लाइंस नीचे आएंगी, और वो मैग्नेटिक लाइंस यहाँ से ऐसी नीचे आती है, ऐसे नीचे आती है, ऐसे नीचे की तरफ, ठीक है। तो ये बना दिया आपने मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है, ये बना दिया आपने मैग्नेटिक फील्ड। ऊपर से मैग्नेटिक लाइंस ऐसी नीचे आ रही, और वो बराबर देखो कैसा रहता है ना, ये गैप है डीज के बीच में की, ये गैप में से नहीं पास होती है। ऊपर मैग्नेटिक फील्ड है, वो मैग्नेटिक फील्ड तैयार करने वाला वायर है, और नीचे भी एक वायर है, उसमें करंट फ्लो होने वाला है, और उसकी वजह से मैग्नेटिक लाइन जो बनती है हल्की सी ऐसी बन रही है। ये अगर ये मैग्नेट है तुम्हारा, ये इलेक्ट्रोमैग्नेट है, तो इसकी वजह से ऐसी मैग्नेटिक लाइंस बन रही है, यहाँ पे ऐसी मैग्नेटिक लाइंस बन रही है, क्योंकि आपको पता है नॉर्थ पोल में से मैग्नेट ऐसी निकलती है, ऐसी निकलती है, और ऐसी एंट्री करती है। तो उस प्रकार की थोड़ी कोर मैग्नेटिक लाइंस बनती है, यानी बराबर कहाँ से पास नहीं हो रही हो मैग्नेटिक लाइंस? कहाँ से? यहाँ पे जो डीज है ना, यहाँ पे जो डीज है, यहाँ पे जो डीज लगाए हैं दोनों, ये दो डीज है, ये डीज में से पास नहीं हो रही मैग्नेटिक लाइंस। इस प्रकार की मैग्नेटिक लाइंस है कि जो यहाँ से पास नहीं हो रही, यहाँ से पास हो रही। यानी मैग्नेटिक लाइंस कहाँ से पास हो रही? तो देखो ये डीज में से पास हो रही, ऐसी ऐसी, और ये वाले डीज में ऐसी, और दोनों डीज के बीच में जो है, दोनों डीज के बीच में ये मैग्नेटिक लाइंस अपसेंट रहेंगी, यहाँ पे बीच में अपसेंट रहेंगी। और दोनों डीज के बीच में कौन सा फील्ड रहेगा? इलेक्ट्रिक फील्ड, क्योंकि ये पूरा पॉजिटिव किया, ये पूरा नेगेटिव किया हुआ है, तो दोनों डीज के बीच में कौन सा फील्ड रहेगा? इलेक्ट्रिक फील्ड। और इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ पे अपसेंट रहेगा? डीज के अंदर, इधर, इधर इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है, इलेक्ट्रिक फील्ड सिर्फ यहां पर है, यहां पे देखो बराबर। और मैग्नेटिक फील्ड कहां पर है? डीज के अंदर। और कहां पे नहीं है? समझ रहे क्या? हाँ, तो इलेक्ट्रिक फील्ड सिर्फ यहां पर है, यहां पे नहीं है, और मैग्नेटिक फील्ड सिर्फ यहां पर है, यहां पर है, और वो बीच में नहीं है। ये पहले मालूम रहना चाहिए, ये कोई तुम्हारे बुक में लिखा नहीं रहता, कुछ नहीं, फिर आपको लगता है ऐसा क्यों हो रहा है, वैसा क्यों हो रहा है, यहाँ से क्यों टर्न नहीं हुआ, वहाँ से क्यों नहीं हुआ। अब आपको सब कुछ एक एक लाइन का अर्थ समझेगा जब उसमें से पढ़ने जाओगे, क्योंकि मैंने सारा बता दिया एग्जैक्टली कैसा रहता है उसका स्ट्रक्चर। अब आगे चलो पढ़ते हैं, शुरू करते हैं अभी पढ़ना इसमें। देखो तो पहले साइक्लोट्रॉन मैंने बताया क्या रहा, इट इज अ डिवाइस विच इज यूज्ड टू एक्सेलरेट अ चार्ज पार्टिकल अप टू वेरी हाई काइनेटिक एनर्जी। दूसरा इलेक्ट्रिक फील्ड का काम क्या है बोलो। अब इलेक्ट्रिक फील्ड का काम आप बोलो क्या है? इलेक्ट्रिक फील्ड का के लिए लगा रहा है, क्या कर रहा है वो चार्ज पार्टिकल को एक्सेलरेट कर रहा है। इलेक्ट्रिक फील्ड चार्ज पार्टिकल को एक्सेलरेट करने के लिए यूज करा जा रहा है स्ट्रेट लाइन में। ओके, मैग्नेटिक फील्ड चार्ज पार्टिकल की डायरेक्शन टर्न करने के लिए, उसे डिफ्लेक्ट करने के लिए, उसको सर्कुलर पाथ में डिस्क्राइब करवाने के लिए, टू डिस्क्राइब द सर्कुलर पाथ। ओके, चार्ज पार्टिकल को गोल घुमाने का काम कौन करेगा? मैग्नेटिक फील्ड। बस ये दो ही काम है उसके वाले। फिर उसके बाद आता प्रिंसिपल ऑफ साइक्लोट्रॉन। साइक्लोट्रॉन का प्रिंसिपल क्या है? तो साइक्लोट्रॉन का प्रिंसिपल यह है कि साइक्लोट्रॉन में एक इलेक्ट्रिक फील्ड होता है जो चार्ज पार्टिकल की स्पीड बढ़ाता है, एक्सेलरेट करवाता है, और दूसरा मैग्नेटिक फील्ड होता है जो उसे सर्कुलर टर्न मरवाता है, उसको सर्कुलर टर्न मारने को मजबूर करता है। तो बस यही साइक्लोट्रॉन का प्रिंसिपल है। पर इसको लिखना कैसे पड़ता है? प्रिंसिपल ऑफ साइक्लोट्रॉन में, प्रिंसिपल ऑफ साइक्लोट्रॉन में पहला पॉइंट, दूसरा पॉइंट, दो पॉइंट में लिख देना। बढ़िया, क्या लिख देना? पहला इसके बारे में लिखना और उसका दूसरा इसके बारे में लिखना। पहले पॉइंट में लिखना प्रिंसिपल ऑफ साइक्लोट्रॉन, इसे लिखना when a charged particle is when a charged particle is when charged particle moves in a magnetic field, when charged particle moves in a magnetic field, it
इट डिस्क्राइब्स सर्कुलर पाथ। हो गया प्रिंसिपल का पॉइंट नंबर 1। व्हेन चार्ज पार्टिकल मूव्स इन अ मैग्नेटिक फील्ड इट डिस्क्राइब्स सर्कुलर पाथ। ये तो पता ही है, 8 दिन से पढ़ रहे हैं। इसका क्या लिखेंगे, इसका क्या लिखेंगे? when the charged particle repeatedly crosses the electric field, when charged particle repeatedly crosses the electric field, its its speed will be highly increased, its velocity will be highly increased and it will acquire high kinetic energy. ये क्या नाटक है? अगर चार्ज पार्टिकल रिपीटेडली इलेक्ट्रिक फील्ड को क्रॉस करेगा, मतलब देखो ये पॉजिटिव और ये निगेटिव, मतलब एक बार इधर भागा फिर इलेक्ट्रिक फील्ड को एक बार इधर भागा, बार बार इलेक्ट्रिक फील्ड को क्रॉस कर रहा हो। और जब यहां से यहां पे आया 0 to 10 हुआ, बट बाद में क्या हुआ? 10 to 20 हुआ, फिर बाद में क्या हुआ? 20 to 30 हुआ, फिर 30 to 40 हुआ, फिर 40 to 50 हुआ, क्योंकि उसको घूमने को भी मिल रहा, भागने को मिल रहा, घूमने को मिल रहा, भाग, एक बार इधर से उधर, एक बार उधर से। तो चार्ज पार्टिकल रिपीटेडली बार बार जब घूमता है, क्रॉस करता है इलेक्ट्रिक फील्ड को, तो उसकी स्पीड बढ़ते जाती, कंटिन्यूसली बढ़ती जाती है। सो दीज आर द 2 प्रिंसिपल्स ऑफ साइक्लोट्रॉन। पहला बोलो एक बार, व्हेन चार्ज पार्टिकल मूव्स इन अ मैग्नेटिक फील्ड, क्या? इट डिस्क्राइब्स द सर्कुलर पाथ ऑफ सर्टेन रेडियस। बस हो गया यार, इतना ही लिखना है। दूसरा इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में क्या लिखो? व्हेन चार्ज पार्टिकल रिपीटेडली क्रॉसेस द इलेक्ट्रिक फील्ड, इट्स स्पीड इंक्रीजेस, उसकी स्पीड बढ़ते जाएगी, ठीक है, जब तक वो हाई काइनेटिक एनर्जी एक्वायर नहीं करता। बस ये हो गया प्रिंसिपल। अब कंस्ट्रक्शन तो ये डायरी दिख रहा है, इतनी बड़ी डायग्राम कोई निकालता नहीं एग्जामिनेशन में से, 3D डायग्राम वगैरह नहीं निकाला तो चलता है, सिंपल डायग्राम बता रहा हूँ कैसे निकालना आपको। ऐसे भी निकालते बहुत लोग अपने बुक में, पता नहीं ऐसी वाली होगी नहीं तो ऐसी वाली होंगी, देख लेना, ये दोनों में से एक होगी। ऐसा वर्टिकल भी दिखाते कुछ लोग, ऐसा हॉरिजॉन्टल भी दिखाते, कैसा भी दिखाओ कोई प्रॉब्लम है। ये 2 डीज है, ये कौन है? ये D1 है ये, और ये D2 है, इसको डीज बोलते हैं। यहाँ पे क्या क्या रहना चाहिए डायग्राम में? देख यहाँ पे रहना चाहिए, क्या रहना चाहिए यहाँ पे? ये AC सप्लाई देना, AC सप्लाई का सोर्स रहना चाहिए। कितने वोल्ट का बताया मैंने? ये 10,000 वोल्ट का रहता है। कितनी फ्रीक्वेंसी का? 10 मेगाहर्ट्ज फ्रीक्वेंसी का रहता है। ओके, ये हो गया इलेक्ट्रिक फील्ड लगा डीज को, ये डीज को यहाँ पे रहता है इलेक्ट्रिक फील्ड। एक बार पॉजिटिव ये वाला, तो एक बार ये निगेटिव, फिर दूसरी बार ये निगेटिव, तो ये पॉजिटिव। अब क्या रह गया? मैग्नेटिक फील्ड कैसा रहता है बताओ? अगर ये 2 डीज ऐसे है तो ये ऊपर से ऐसी मैग्नेटिक लाइंस ऐसी आती है, ऐसी परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ द डीज। डीज के प्लेन को मैग्नेटिक फील्ड कैसा रहना चाहिए? परपेंडिकुलर रहना चाहिए, सो दैट जब इलेक्ट्रॉन या प्रोटॉन इधर से इधर भागेगा और मैग्नेटिक फील्ड ऐसा है, देखो क्या हो गया? परपेंडिकुलर, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड और वेलोसिटी की डायरेक्शन v क्रॉस b, v sin 90, तभी सर्कल मारता है। सर्कल मारने के लिए क्या जरूरी है? v और b में एंगल बराबर है, ये ऐसा जा रहा और ये मैग्नेटिक फील्ड ऐसा जा रहा, तो बताओ भी मैग्नेटिक फील्ड अगर ऐसा है और ये पार्टिकल ऐसा जा रहा है, तो v क्रॉस b किधर आएगा? v बट b नीचे है ना, v क्रॉस b, v बट b नीचे क्रॉस b, यानी थंब इधर है, देख, यानी पार्टिकल अगर ऐसा जाता है तो थंब के डैश ऐसा घूमेगा, ऐसा घूम के क्या होगा? जैसा डी में एंट्री करेगा इधर से इधर, ये डी में एंट्री करेगा बट घूमेगा डी के अंदर, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड कहां से चालू होता है? डी के गैप में कि डी के अंदर? बोलो, मैग्नेटिक फील्ड डी के गैप में कौन सा फील्ड है? इलेक्ट्रिक फील्ड है। यहां से यहां तक एक्सेलरेट होगा, कौन से फील्ड के कारण? इलेक्ट्रिक। लेकिन डी के अंदर घुसते ही इलेक्ट्रिक फील्ड गायब, कौन सा फील्ड चालू? वो क्या करेगा? वो उसको अंदर जैसे एंट्री मारेगा, उसके अंदर जैसे जाएगा गोल घुमाएगा ऐसा। देखो ये डी है ऐसा, ये जैसे इसके अंदर जाएगा ना, वो घूमना चालू हो जाएगा, मतलब इसके अंदर से घूमेगा ऐसा, घूम के वापस आ जाएगा, कहाँ पे आएगा? फिर से गैप में आ जाएगा। जब तक ये घूम के वापस गैप में आएगा तब तक इधर वाला पॉजिटिव निगेटिव हो जाएगा और ये वाला निगेटिव पॉजिटिव हो जाएगा। तो ये पॉजिटिव इसको क्या करेगा? भगाएगा, और ये निगेटिव खींचेगा यानी इधर भागेगा। जैसे अब इसके डी में आ जाएगा, इसके डी के अंदर एंट्री करेगा, यहां से घूमेगा, और तब तक इधर का पॉजिटिव वाला डी निगेटिव वाला डी पॉजिटिव हो जाएगा, पॉजिटिव वाला डी निगेटिव, फिर से इधर भागेगा, ऐसा चालू रहेगा। तो यहाँ पे बस सिंपल इतनी सी डायग्राम दिखाई तो भी चलता है, और बाकी का डायग्राम देखो कैसा पूरा होता है। ऐसा कुछ ले लेना रखा था चार्ज पार्टिकल यहाँ पे, ऐसा इसको इधर जा रहा करके देख लें। इधर ये D2 ले लो, इसको D1 ले लो, तो ध्यान देना भी यहाँ पे डायग्राम बराबर निकालनी है। ये D पॉजिटिव है,
और ये वाला डी निगेटिव फिलहाल, मान लो ये डी निगेटिव, ये डी निगेटिव है और ये डी पॉजिटिव है. लेट डी D1 इज पॉजिटिव एंड डी D2 इज निगेटिव. नाउ दिस चार्ज पार्टिकल कहाँ भागेगा बोलो, ऊपर की नीचे, इस डायग्राम के हिसाब से ऊपर, क्योंकि कौन से डी के तरफ, निगेटिव डी के तरफ भागेगा. पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल किधर भागेगा, निगेटिव की तरफ. जैसे ही भागेगा बताओ, यहां तक तो जाएगा स्ट्रेट, यहां से यहां तक एक्सेलरेट हो जाएगा. उसके बाद बताओ ये डी में जाते ही क्या हो जाएगा, टर्न ले लेगा, टर्न ले लेगा. कैसा टर्न लेगा, अगर ये ऐसा जा रहा है और मैग्नेटिक फील्ड जो है, मैग्नेटिक फील्ड ऐसा ऊपर से नीचे रहता है, मैग्नेटिक फील्ड ऊपर से नीचे रहता है, ये ऐसा जा रहा है, तो आपका V क्रॉस B यानी इधर टर्न ले लेगा. अब यहाँ पे कुछ ऐसा कुछ नहीं, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड अंदर से बाहर है या बाहर से अंदर दिख नहीं रहा है ना, तो बस इसको घुमा देना है ऐसा. ऐसा ऐसा घूम जाएगा और यहाँ से आके कभी ना कभी बाहर, इसको बाहर डिफ्लेक्टिंग प्लेट रहती है, फिर यहाँ से बाहर आता है. ये बाहर जैसे आएगा, यहाँ पे एक टारगेट रहता है, उस टारगेट के ऊपर आके वो हिट कर, ये कोई टारगेट है, कोई मटेरियल है जिसका स्टडी करना है, ब्रेन ट्यूमर का पार्ट है, उसके ऊपर जाके वो हिट करता है फिर बाद में. बस ये डायग्राम है छोटा सा. तो ऐसा जाके ऐसा समझो घूम रहा है, ऐसा घूम रहा है, ऐसा ऐसा घूमते 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 बाहर आ रहा है. और हर बार क्या होगा, हर बार क्या होगा, जैसा यहाँ से यहाँ तक आएगा और यहाँ से जब यहाँ पे आएगा स्पीड बढ़ जाएंगी. ये हो जाएंगी 0 to 10, फिर ये 10 to 20, फिर ये 20 to 30, मतलब धीरे 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 स्पीड बढ़े और एकदम भयंकर स्पीड से बाहर निकलेगा जब तक वो पेरीफेरी पे पहुंच गया. पेरीफेरी यानी ये आउटर जो ट्रैक है ना डी के अंदर का, आउटर आउटर हाईएस्ट रेडियस उसका घूमने का, हाईएस्ट रेडियस, हाईएस्ट वाला रेडियस आर मैक्स, उसकी स्पीड तब तक बहुत बढ़ चुकी रहेंगी और हाईली काइनेटिक एनर्जी से बाहर निकलेगा. यह है इसका फंडा सिंपली, और कुछ नहीं. तो अभी मैं थोड़ा सा टेक्निकल लैंग्वेज में सारी बातें बोलता हूँ, सो दैट यू कैन राइट इन एग्जामिनेशन. बहुत समझाया मैंने, ऐसा होता है वैसा होता है, बट थोड़ी सी इसको अपन थोड़ा सा टच देंगे एग्जामिनेशन के लैंग्वेज का, थोड़ा सा कैसा लिखना चाहिए. पूरा बोलता हूँ अब एक साथ, छोटी छोटी सारी बातें बराबर ध्यान देना. आप भी आराम से अपने लैंग्वेज में लिख सकते हो. इधर ध्यान. ये बात तो क्लियर है ना. जब ये यहाँ ये पॉजिटिव है, ये निगेटिव है, ये पॉजिटिव डी है, ये निगेटिव है, तो पॉजिटिव से कहाँ भागेगा, निगेटिव. पर जब यहाँ पे भागेगा आप क्या हो जाना चाहिए, जब तक ये टर्न होके वापस आएगा आप क्या हो जाना चाहिए, ये निगेटिव हो जाना चाहिए और ये पॉजिटिव होना चाहिए. तब ये निगेटिव की तरफ भागेगा, फिर से टर्न होके यहाँ तक आके तैयार रहेगा, तब तक उसकी पोलैरिटी बदल जाना चाहिए. तो कितना कॉम्बिनेशन चाहिए दो चीजों में, बताओ कौन से दो चीजों में. इसको यहां से यहां तक टर्न लेने में लगने वाला टाइम और इसका ये ऑक्सीलेटरी वाला अपना जो एसी सप्लाई है उसका पॉजिटिव से नेगेटिव होने वाला टाइम कितना आपस में परफेक्ट जुड़ना चाहिए, इसके ऊपर से वो खेल डिपेंड करता है. अगर इसमें मिसमैच हो गया, अगर ये टाइम में यहाँ पे वापस आ गया, मान लो ये यहाँ से यहाँ तक वापस आ गया पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल, और ये वाला पॉजिटिव का पॉजिटिव ही रह गया, निगेटिव हुआ ही नहीं, तो ये पॉजिटिव को खींचेगा क्या, उल्टा ये आएगा. ये अब पॉजिटिव है, अब ये निगेटिव है. देखो ये पॉजिटिव पार्टिकल यहाँ से यहाँ पे भागा और यहाँ पे आया, अब आने के बाद क्या होना चाहिए, ये इसको इधर लाना के लिए क्या होना जरूरी है, लेकिन ये पॉजिटिव ही रह गया, हुआ ही नहीं तब तक. ये इधर भी आ गया तो भी ये निगेटिव हुआ ही नहीं, तो आएगा और फेंक दिया जाएगा ये वापस, साइक्लोट्रॉन का फंक्शन कोलैप्स हो जाएगा. मतलब कितना परफेक्ट मैनेजमेंट चाहिए टाइम का, बताओ. ये जब वापस आएगा तो ये क्या हो जाना चाहिए, निगेटिव, और ये क्या हो जाना चाहिए तब तक, फिर ये इधर भागेगा, फिर ये जब यहाँ पे वापस आएगा फिर ये हो जाना चाहिए निगेटिव, यानी ये ऐसा घूमेगा, फिर ये उल्टा हो जाना चाहिए, ऐसा होते रहना चाहिए. तो लिखते कैसा है देख लो. अब बोर्ड वाइज करना ही था अपने को प्रिपेयर. एक बार बोल देता हूँ सारी बातें एक लाइन में बिल्कुल. व्हाट इज साइक्लोट्रॉन? इट इज द डिवाइस व्हिच इज यूज्ड टू एक्सेलरेट द चार्ज पार्टिकल टू एक्वायर हाई काइनेटिक एनर्जी. दूसरा, व्हाट दैट इलेक्ट्रिक फील्ड डज. इलेक्ट्रिक फील्ड क्या करता है, इलेक्ट्रिक फील्ड का काम क्या है, टू एक्सेलरेट द चार्ज पार्टिकल, टू इंक्रीज द स्पीड ऑफ द चार्ज पार्टिकल. दूसरा, मैग्नेटिक फील्ड क्या करता है, हाँ, टू डिफ्लेक्ट इट इन सर्कुलर पाथ, उस चार्ज पार्टिकल को सर्कुलर टर्न देने का काम कौन करता है, मैग्नेटिक फील्ड करता है. प्रिंसिपल में क्या लिखेंगे, 2 पॉइंट लिखेंगे. 2 पॉइंट में क्या लिखेंगे, मैग्नेटिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फील्ड. मैग्नेटिक फील्ड वाला क्या लिखेंगे, उसमें लिखेंगे व्हेन द चार्ज पार्टिकल मूव्स इन अ मैग्नेटिक फील्ड, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, इट डिस्क्राइब्स सर्कुलर पाथ विदाउट चेंजिंग इट्स स्पीड. जब वो टर्न मारते रहता तब तक उसकी स्पीड नहीं बदलती. 0 to 10, 10 10 10 10 10, 10 to 20, 20 20 20 20 20, 20 to 30, 30 30 30 30 30. समझ रहेगा यार, इसके ऊपर भी छोटे छोटे क्वेश्चन आते हैं, ये भी क्लियर नहीं रहता लोगों को, आपको इतना क्लियर बता रहा हूँ. 20, 0 to 10, 10 to 20 नहीं, 10, क्योंकि सर्कुलर टर्न मारता है तब उसकी स्पीड नहीं बढ़ती है. आर का फार्मूला देखो क्या है, तो उसमें
वो मतलब ये सर्कुलर टर्न जब मारता है ना, सर्कुलर टर्न जब मारता है उस वक्त उसकी स्पीड नहीं बढ़ती, उस वक्त कांस्टेंट स्पीड से टर्न मार लेता है। वो सेंट्रीपिटल फोर्स बोलते हैं उसको अपन, जो कि यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन करवाता है। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में सिर्फ डायरेक्शन बदलती है, मैग्नीट्यूड नहीं। तो ये 10, फिर 20, 20, 30, 30 ऐसा होता है। क्लियर? तो क्या लिखेंगे बताओ प्रिंसिपल में? व्हेन चार्ज पार्टिकल मूव्स इन अ मैग्नेटिक फील्ड, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, इट डिस्क्राइब्स सर्कुलर। दूसरा, when charge particle crosses repeatedly crosses the electric field, repeatedly crosses the electric field, its speed goes on increasing up to very high value। ये हो गया प्रिंसिपल। कंस्ट्रक्शन में बस 2-4 लाइन में लिख देना। There are two semi-cylindrical hollow metallic D-shaped chamber। There are two semi-cylindrical hollow metallic D-shaped chamber। दो डी शेप के चैम्बर रहते हैं, दे आर कॉल्ड डीज। ओके, एंड बिटवीन द गैप ऑफ द डीज देयर इज अ गैप बिटवीन द टू डीज के बीच में क्या रहती है? गैप रहती है। और क्या होता है फिर? दोस टू डीज आर कनेक्टेड विद द वेरी हाई फ्रीक्वेंसी एंड वेरी हाई वोल्टेज एसी सप्लाई। वेरी हाई फ्रीक्वेंसी एंड वेरी हाई वोल्टेज एसी सप्लाई के साथ उसको जोड़ दिया जाता है, ठीक है। और एंड देयर इज अ मैग्नेटिक फील्ड अरेंज्ड which is perpendicular to the plane of the disc के प्लेन के साथ एक मैग्नेटिक फील्ड अरेंज किया जाता है विद द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेट्स, नॉट रियल बार मैग्नेट। हो गया कंस्ट्रक्शन खत्म। तो इसमें एक चीज क्लियर कर देना लगे तो अपने तरफ से खुश हो जाएगा चेक करने वाला कि दो डिस्क के बीच के गैप में इलेक्ट्रिक फील्ड है, देयर इज नो मैग्नेटिक फील्ड। एंड दो डिस्क के चेंबर में कौन सा फील्ड है? मैग्नेटिक फील्ड है, वहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है, ठीक है। इतनी बातें क्लियर कर दी, उसके बाद आ गया तुम्हारा वर्किंग। चलो वर्किंग, चलो हाँ, इसको वर्किंग में प्रिंसिपल में एक बात लिख सकते थे अपन, इसको मैग्नेटिक रेजोनेंस एक्सेलरेटर भी बोलते। क्या बोलते हैं? मैग्नेटिक रेजोनेंस एक्सेलरेटर। ये क्या नाटक है, क्या नाम है ये? MRA, जैसा तुम्हारा MRI निकालते हो आप, मैग्नेटिक रेजोनेंस ही रहता है वो भी, उसका भी मीनिंग वहाँ पे मैग्नेटिक रेजोनेंस इन्वेस्टिगेशन वगैरह कुछ रहता है, MRI बोलते हैं। तो उसको ये MRA बोलते हैं, MRA मैग्नेटिक रेजोनेंस एक्सेलरेटर। व्हाई इट्स कॉल्ड मैग्नेटिक रेजोनेंस? बिकॉज देयर इज अ रेजोनेंस, देयर मस्ट बी अ रेजोनेंस बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड, फ्रीक्वेंसी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, ये फ्रीक्वेंसी जो इलेक्ट्रिक फील्ड की पॉजिटिव का निगेटिव होने के बीच में जो टाइम मिल रहा, वो टाइम के बीच में ही ये यहां से घूम के वापस आना चाहिए। समझ रहे क्या? इसको टर्न लेके यहां तक आने के लिए जितना टाइम लग रहा है उतने टाइम में उधर क्या हो जाना चाहिए? इसका पॉजिटिव का निगेटिव हो जाना चाहिए। समझ रहे? तो इतने समय में इसका पॉजिटिव का निगेटिव हो जाना चाहिए। तो वो दोनों में रेजोनेंस होनी चाहिए, दोनों में आपस में ट्यूनिंग जमना चाहिए, उसको बोलते हैं रेजोनेंस होना है। दोनों के बीच में आपस में तालमेल जुड़ना, उसको बोलते हैं रेजोनेंस में सेट होना आपस में एक दूसरे के। ओके, सो इसलिए क्या बोलेंगे उसको? इट इज ऑल्सो कॉल्ड मैग्नेटिक रेजोनेंस एक्सेलरेटर बिकॉज इट्स वर्किंग, सक्सेसफुल वर्किंग डिपेंड्स ऑन द रेजोनेंस बिटवीन फ्रीक्वेंसी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एंड वैल्यू ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, इन दोनों। और वैल्यू ऑफ मैग्नेटिक फील्ड क्यों बोला? क्योंकि ये टर्न कितने समय में मार के आएगा, ये किसके हाथ में? मैग्नेटिक फील्ड के कि इलेक्ट्रिक फील्ड के? यस, टर्न मारना किसका काम है? तो मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू पे डिपेंड करेगा कि ये टर्न को टाइम कितना लगाएगा, उसके साथ वो इलेक्ट्रिक फील्ड का फ्रीक्वेंसी जुड़ना चाहिए, ऐसा लिख देना। चलो वर्किंग करते हैं। वर्किंग भी बहुत आसान है। वर्किंग में क्या लिखेंगे? देयर आर टू डीज, देन इन बिटवीन द गैप ऑफ द टू डीज पॉजिटिव चार्ज आयन इज प्लेस्ड। एक गैस सिलेंडर रहता है, उसमें कि आयोनाइज्ड गैस रहती है, उसमें से एक आधा प्रोटॉन बाहर आने देते चुचक से ऐसे ऊपर, स्प्रे मशीन जैसी रहती है, परफ्यूम की बोतल स्प्रे उड़ा दिया तो फटाक से एक प्रोटॉन बाहर उड़ेगा उसमें से और वो यहाँ पे आ जाएगा। उसके बाद क्या करेंगे? मशीन चालू कर देंगे या ऑन कर देंगे। इसको जैसे ऑन करेंगे बताओ क्या होगा? एक डी पॉजिटिव रहेगा, एक डी क्या रहेगा? एक पॉजिटिव डी, एक नेगेटिव रहेगा। वो चार्ज पार्टिकल किधर भागेगा? द चार्ज पार्टिकल स्टार्ट्स मूविंग। लेट अस कंसीडर डी D1 इज पॉजिटिव, डी D2 इज नेगेटिव। शुरू हो गया वर्किंग, ध्यान दो। लेट अस कंसीडर डी D1 इज पॉजिटिव, डी D2 इज, आपको अपने मन से लिखना है, ध्यान दोगे तो अभी फायदे में रहोगे, बाद में रटना पड़ेगा फालतू में घर में जाकर। डी D1 पॉजिटिव, डी D2 नेगेटिव। देन दिस चार्ज पार्टिकल, पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल विल स्टार्ट मूविंग टुवर्ड्स D2 की तरफ भागेगा। एज सुन एज इट क्रॉस द गैप एंड एंटर्स द डी के अंदर जैसे जाएगा क्या होगा? इट विल बी सब्जेक्टेड टू मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड के कॉन्टैक्ट में आ जाएगा एंड मैग्नेटिक फील्ड विल मेक इट टर्न, वो उसको टर्न मारवाएगा मैग्नेटिक फील्ड। टर्न मार के क्या होगा? सेमी सर्कल कवर करेगा, सेमी सर्कल कवर करके फिर से कहाँ पे आ जाएगा? गैप में आ जाएगा, डीज के गैप में आ जाएगा। तब तक मीनवाइल उतने ही समय में उधर क्या हो चुका रहेगा? पोलैरिटी हैज बीन चेंज्ड, पोलैरिटीज हैव बीन चेंज्ड। या D2 जो पॉजिटिव था वो निगेटिव हो चुका रहेगा, और सॉरी D1 निगेटिव हो चुका रहेगा और D2
पॉजिटिव। फिर से क्या होगा, नाउ दिस चार्ज पार्टिकल विल स्टार्ट मूविंग टुवर्ड्स D1। D1 में पहुंचेगा, अगेन वो मैग्नेटिक फील्ड उसका टर्न मरवाएगा, फिर से D2, तब तक पोलैरिटी, एंड इट्स प्रोसेस विल गो ऑन रिपीटेडली मेनी टाइम्स, एंड एवरी टाइम इट्स स्पीड गोज ऑन, स्पीड गोज ऑन, स्पीड गोज ऑन, स्पीड गोज ऑन इंक्रीजिंग, एंड विल एक्वायर हाई काइनेटिक एनर्जी। फाइनली क्या, फाइनली इट इज अलाउड टू कम आउट, इट इज अलाउड टू कम आउट थ्रू विंडो। एक विंडो रहता है यहाँ पे, छोटा सा एक होल रहता है, फिर ये डी चैम्बर को, ये डी चैम्बर के बीच में छोटा छोटा टर्न मारेगा, पहले छोटा टर्न, फिर बड़ा टर्न, फिर बड़ा टर्न, सबसे बड़ा टर्न मारेगा, ये विंडो में से बाहर आएगा। यहाँ पे टारगेट रहेगा जिसके ऊपर आके बम्बार्ड करेगा, और फिर उसके स्टडीज़ के लिए वो स्पेसिमेन जो रहता है, जो भी है उसकी स्टडी हो पाएगी आगे कंटिन्यू, ट्यूमर है जो भी है वो भी है। सो दिस इज द वर्किंग। अब रह गया फार्मूला। फार्मूला भी बहुत आसान है, फार्मूला तो आपने पहले ही पढ़ा है, बस कुछ तो भी दोबारा रिपीट कर रहा हूँ। फार्मूले में क्या क्या चीज़ें आती है, इसमें क्या क्या पूछते हैं आपको। सबसे पहले फंडा क्या है इसका, फंडा क्या है इसका, दैट इज मैग्नेटिक फील्ड, उसको टर्न करवाता है मैग्नेटिक फील्ड, एंड ए फोर्स ड्यू टू मैग्नेटिक फील्ड इज इक्वल टू, मैग्नेटिक फील्ड उसको टर्न करवाता है, एंड हियर मैग्नेटिक फील्ड एक्ट्स लाइक सेंट्रीपिटल फोर्स। हो गया, साइक्लोट्रॉन खत्म। इशारा काफी है समझने वाले को, इसके आगे बोलेगा सर रहने दो मैं ही कर लेता हूँ आगे का। हाँ, किसी को 10 बार पढ़ाओगे तो भी बोलेंगे समझ लस नहीं सर, कुछ नहीं, हो गया, खत्म हो गया। करने वाले के लिए बोले सर रुक जाओ, अभी हम बाकी के फार्मूले हम बनाते हैं। बोलो क्या क्या बनाओगे, बोलो कैसे कैसे बनाओगे आगे के फार्मूले, चलो बोलो। यहाँ पे मैग्नेटिक फोर्स, मैग्नेटिक फोर्स का फार्मूला क्यू, क्यू वी क्रॉस बी, क्यू इंटू वी क्रॉस बी, बोला क्यू इंटू वी बी साइन 90, क्योंकि वो ऐसा भागने वाला है, मैग्नेटिक फील्ड ऐसा है, कितना एंगल है 90, लिखना ही नहीं है। क्यू वी बी इज इक्वल टू एम वी स्क्वायर बाय आर, चार्ज पार्टिकल का मास एम होगा, उसकी स्पीड वी है और बाय स्क्वायर आर, सो वी वी कट गया, क्या आ गया, आर इज इक्वल टू एम वी अपॉन बी क्यू। पता ही है आपको, ये आर इज इक्वल टू एम वी अपॉन बी क्यू, ये तो पता ही है। दूसरा वी का भी बनाओ, काम पड़ता है, देख लो सारे फार्मूले, ये तो पता ही कल से पढ़ रहे थे। आर इज इक्वल टू एम वी अपॉन बी क्यू, वी इज इक्वल टू बी क्यू आर अपॉन एम, दूसरा भी हो गया। तीसरा फार्मूला देखो इस पे क्या पड़ता है, तीसरा, अब सुनो यहां पे, इसको यहां से यहां तक आने के लिए जो टाइम लगेगा, इसको यहां से यहां तक जो टाइम लगेगा, इसमें पूरा सर्कल कवर हुआ क्या, देखो ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये एक ऑसिलेशन पूरा हुआ, एक ऑसिलेशन पूरा हुआ। इतने समय के बाद आपका पॉजिटिव खत्म हो जाता, निगेटिव चालू हो जाता, मतलब पॉजिटिव से ये निगेटिव होके इतना टाइम लगता है, इसको बोलते हैं पूरा टाइम पीरियड। एक ऑसिलेशन को लगने वाले टाइम को टाइम पीरियड बोलते हैं, मतलब ये इतना जो साइकिल है उसका टाइम पीरियड कैपिटल टी होता है। बट मेरा पॉजिटिव का निगेटिव होने के लिए मुझे समय कितना मिल रहा है, इतना, नहीं समझ रहे। यहां से जब एंट्री करेगा, ये पॉजिटिव या निगेटिव, पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल इधर भाग गया, इधर भागा, इधर भागने से निगेटिव की तरफ भागा, अब ये टर्न होके इधर आएगा, सेमी सर्कल पूरा हुआ। ये सेमी सर्कल पूरा हुआ तब तक क्या हो जाना चाहिए, पॉजिटिव का निगेटिव होना चाहिए, निगेटिव का पॉजिटिव, मतलब ये पॉजिटिव का बस निगेटिव होना चाहिए। उतना जो टाइम है, ये इतना टाइम कितना T/2, ये T/2 में इतने वापस आ जाना चाहिए, ये इसका इधर से इधर आ जाना और इसका पॉजिटिव खत्म होकर निगेटिव शुरू होना, एक समय जुड़ना चाहिए। ओके, तो इसका मैं अगर पीरियड फाइंड आउट करूं, पीरियड ये कैपिटल T पूरा यहां से लेके यहां तक, यहां से लेके यहां तक आने के लिए, तो इसको यहां से लेके यहां तक जो टाइम लगेगा वही टाइम इसको यहां से यहां तक लगना चाहिए, इसको बोलते हैं टाइम। सो टाइम का फॉर्मूला क्या रहता है, टाइम का फॉर्मूला क्या रहता है, डिस्टेंस अपॉन वेलोसिटी। टाइम का फॉर्मूला क्या रहता है, डिस्टेंस अपॉन वेलोसिटी। तो पूरा एक पीरियड करो कवर, चलो पूरा एक पीरियड कवर करो तो क्या होगा, डिस्टेंस कितना 2πr वापस घूम के आए, और वेलोसिटी v। अब आगे देखो यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला तैयार होने जाना, ये फार्मूला डायरेक्ट याद रखना, न्यूमेरिकल डायरेक्ट आपका सॉल्व हो जाएगा, बोर्ड्स का रहे क्या एंट्रेंस का रहे, ये डायरेक्ट फार्मूला याद रखना। नहीं भी याद आया तो बहुत मुश्किल भी नहीं है, डिस्टेंस इज इक्वल टू वेलोसिटी इनटू टाइम, तो टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन वेलोसिटी, टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन वेलोसिटी, टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन वेलोसिटी, टाइम कैपिटल T, डिस्टेंस 2πr, वेलोसिटी 2πr अपॉन BQr अपॉन m। प्लीज ध्यान दो, इसकी आदत करो, नहीं तो इतना सब पढ़ा के सब पानी में चले जाएगा। वेलोसिटी का फार्मूला क्या है,
बी क्यू आर अपॉन एम। या फिर आप बोलते हैं कि सर काय को नए नए फार्मूले बता रहे हो, पहले पढ़ाए वही बताओ ना। आर का फार्मूला क्या है? आर का फार्मूला क्या है? ये जो पहले अपन ने पढ़ा 2 दिन, एम वी अपॉन बी क्यू। बताओ टी का फार्मूला क्या आएगा? ट्वाइस पाई एम अपॉन बी क्यू, ट्वाइस पाई एम अपॉन क्यू। देखो ये भी कट गया, क्या आया? ट्वाइस पाई एम। एकदम इंपॉर्टेंट इक्वेशन है, फुक्कट के मार्क्स मिलेंगे एंट्रेंस में, बोर्ड्स में। फार्मूला जिसका है ट्वाइस पाई एम अपॉन बी क्यू। याद नहीं रहा तो छोड़ना मत, बहुत इजी भी है। बोलो वेलोसिटी इज इक्वल टू क्या होता? टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन वेलोसिटी। डिस्टेंस का वैल्यू 2 पाई आर, वेलोसिटी की रहने दो, आर के जगह एम वी अपॉन बी क्यू। वी वी कैंसिल, क्या आया? ट्वाइस पाई एम अपॉन बी क्यू, बराबर है। तो बताओ अगर आपको वैल्यू दी है बी की, वैल्यू दी है आपको क्यू की, वैल्यू दी है आपको मास ऑफ द चार्ज पार्टिकल की, तो अगर बोलते हैं कि हाउ मच टाइम विल बी टेकन बाय द चार्ज पार्टिकल टू कम अगेन इन द गैप ऑफ द डी, तो कौन से फार्मूला से करोगे? डी के गैप में वापस आने के लिए कितना टाइम लगे, तो कौन से फार्मूला से करोगे? 2 पाई एम अपॉन बी क्यू से करेंगे। क्या करेंगे? क्या हाफ से करेंगे। जिनका ध्यान है वही बता सकते हैं। मैंने क्या बताया, क्या पूछा, इसको भी पकड़ना चाहिए आप लोगों को अगर पूरा ध्यान देके। मैंने क्या बताया, ये फार्मूला काय का है? बोलो ये फार्मूला काय का? पूरा चक्कर मारने के लिए लगने वाला। मैंने क्या पूछा कि डी के गैप में वापस आने को कितना टाइम लगा? मैंने आधा ही पूछा। आधा 2 से डिवाइड कर देंगे। तो कौन सा प्रॉब्लम कौन से फार्मूला से करना है? अगर बोलते हैं कि हाउ मच टाइम दैट पार्टिकल विल टेक टू कंप्लीट 1 रिवॉल्यूशन while taking circular track in D, तो 2 pi m upon b q। बट अगर बोलते कि हाउ मच टाइम इट विल टेक टू कम बैक इनटू द गैप बाय फॉलोइंग सेमी सर्कल, सो इट्स pi m upon b q। ओके, अब बोलते हैं अगर आपको कि ये फंक्शन अच्छे से चलते रहने के लिए, बिना कोई मिसमैचिंग के अच्छे से चलते रहने के लिए, ये जो सप्लाई दिया है उसकी फ्रीक्वेंसी फाइंड आउट करो। तो फ्रीक्वेंसी का फार्मूला क्या होता है? 1 अपॉन पीरियड। 1 अपॉन पीरियड है तो बताओ 1 अपॉन पीरियड का फार्मूला क्या? 2 पाई एम अपॉन बी क्यू की पाई एम अपॉन बी क्यू? पाई एम अपॉन बी क्यू की 2 पाई एम अपॉन बी क्यू। फ्रीक्वेंसी ऑफ एसी सिग्नल यानी क्या होता है? बोले पूरा एक साइकिल पूरा करने के लिए जो टाइम लगता है ना, पूरा एक साइकिल करने के लिए, उसका रेसिप्रोकल, उसका रेसिप्रोकल यानी फ्रीक्वेंसी ऑफ एसी सिग्नल होती है। एसी सिग्नल, अल्टरनेटिंग सिग्नल की फ्रीक्वेंसी यानी 1/t, पूरा t। तो यहाँ पे पूरा t। तो बोलो फ्रीक्वेंसी का फार्मूला क्या आ गया? बी क्यू अपॉन 2 पाई एम। तो ये भी फार्मूला हो गया। तीसरा लास्ट, ज्यादा से ज्यादा पूछा तो क्या पूछते हैं? बोलते हैं कि जो चार्ज पार्टिकल है जब घूमते 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 आखिरी में आउटर पेरीफेरी पे जब पहुंच जाएगा, घूमते 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 यहां तक आया, बाहर निकलने वाला है, यानी ये मैक्सिमम रेडियस पे जब पहुंच गया, आर मैक्स बोलते हैं उसको, रेडियस, मैक्सिमम रेडियस, तो उस वक्त उसकी काइनेटिक एनर्जी कितनी हो चुकी रहेंगी? यार काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला लिखो, हाफ एम वी स्क्वायर। तो मुझे के ई मैक्स चाहिए तो वी स्क्वायर के जगह डालो हाफ एम। वी का फार्मूला पता है, वी का फार्मूला पता है, बी क्यू आर अपॉन एम। वी का फार्मूला बताइए, बी क्यू आर अपॉन एम, बी क्यू आर अपॉन एम। नहीं याद आया तो कहाँ से निकालना? इधर वापस चले जाना अपना, सेंट्रीपिटल फोर्स इज इक्वल टू मैग्नेटिक फोर्स। इससे कोई भी निकाल सकता है, किसको भी आ सकता है ये। बी क्यू वी इज इक्वल टू एम वी स्क्वायर बाय आर। यहाँ से भी निकाल, डाल दिया, एम एम कट गया, बी क्यू आर अपॉन एम से। तो बताओ यहाँ पे, सॉरी वी स्क्वायर है ना बेटा, स्क्वायर है ना, स्क्वायर, हाफ एम वी स्क्वायर है, स्क्वायर, तो स्क्वायर लगा दो सब कुछ, बी स्क्वायर क्यू स्क्वायर आर स्क्वायर अपॉन एम स्क्वायर, ये एम इसके साथ कट गया। अब आया तुम्हारा बी स्क्वायर क्यू स्क्वायर आर स्क्वायर अपॉन 2m। ये फार्मूला याद चाहिए काइनेटिक एनर्जी का। वक्त पे उधर झमल झमल मत करते रहना, ढूंढते मत बैठना उधर, फटाफट याद चाहिए, बी स्क्वायर क्यू स्क्वायर आर स्क्वायर अपॉन ट्वाइस एम, बराबर है। कैपिटल टी का फार्मूला याद चाहिए, ट्वाइस पाई एम अपॉन बी क्यू। कैपिटल टी का फार्मूला बोलो क्या है? ट्वाइस क्या? पाई एम, ट्वाइस पाई एम अपॉन बी क्यू। फ्रीक्वेंसी का उसके उल्टा, बी क्यू अपॉन 2 पाई एम। आधा सर्कल मारने के लिए कितना टाइम? ट्वाइस पाई एम अपॉन बी क्यू का आधा, पाई एम अपॉन बी क्यू। और रेडियस का फार्मूला एम वी अपॉन बी क्यू, याद है क्या? और वेलोसिटी का फार्मूला बी क्यू आर अपॉन एम, एंड काइनेटिक एनर्जी का बी स्क्वायर क्यू स्क्वायर आर स्क्वायर अपॉन ट्वाइस एम। और मैक्सिमम वाली काइनेटिक एनर्जी बोलते हैं तो इधर आर मैक्स। कुछ नहीं, इसके बाहर कुछ नहीं आता इसमें, खत्म हो गया साइक्लोट्रॉन तुम्हारा। तो साइक्लोट्रॉन में इतनी चीजें पता चाहिए आपको।
देखो सुष्टु हो जाए, कोई खास नहीं लगे। यहाँ पे देखो सबसे पहले साइक्लोट्रॉन का फंडा यहाँ से शुरू होता है, सेंट्रीपिटल फोर्स इज इक्वल टू मैग्नेटिक फोर्स। आप ही बनाओ, भी फटाफट बनाओ सारे फार्मूले एक बार मेरे सामने, बोलो 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 बोलो। मैग्नेटिक फोर्स बी क्यू वी इज इक्वल टू एम वी स्क्वायर बाई आर। वी वी आर का फार्मूला एम वी अपॉन बी क्यू, फिर वी का फार्मूला बी क्यू आर अपॉन एम, फिर उसके बाद पीरियड का फार्मूला 2 पाई आर अपॉन वी, मतलब पीरियड का फार्मूला 2 पाई आर अपॉन वी, या फिर वी रहने दो आर के जगह, एम वी अपॉन बी क्यू, वी वी कैंसिल, क्या फार्मूला 2 पाई एम अपॉन बी क्यू, तो फ्रीक्वेंसी का बी क्यू अपॉन 2 पाई एम, इसके आधे टाइम का पाई एम अपॉन बी क्यू, काइनेटिक एनर्जी का हाफ एम वी स्क्वायर की जगह वी की वैल्यू बी क्यू आर अपॉन एम, तो बी स्क्वायर क्यू स्क्वायर आर स्क्वायर अपॉन एम स्क्वायर, एम काटो 2 नीचे लगा दो, हो गया काइनेटिक एनर्जी भी हो गई। ये इतने फार्मूले के बाहर क्वेश्चन नहीं जाएगा तुम्हारा, इसके ऊपर न्यूमेरिकल बोर्ड्स में भी और इंट्रेंस में भी इसके ऊपर बहुत हो गया। तो एज इट इज सवाल आते हैं, क्योंकि साइक्लोट्रॉन अपन बदल थोड़ी सकते हैं, जैसा बनाया गया उसके ऊपर जैसा कि वैसा पूछ सकते हैं ज़्यादा से ज़्यादा, ठीक है। आर स्क्वायर अपॉन ट्वाइस एम, एक ये दूसरा, हो गया, इतना ही है। पर है क्या ना, बोर्ड्स में एक और चीज़ पूछते हैं इसमें, व्हाट आर द एप्लीकेशंस, वो तो मैंने बताया है, इट इज़ यूज्ड इन मेडिकल साइंस और इट इज़ यूज्ड इन स्टडिंग द मटेरियल को स्टडी करने के लिए यूज़ होता है। इसके अंदर हाई स्पीड प्रोटॉन भेजते हैं तो मटेरियल के अंदर की स्टडी हो जाती है, और मेडिकल साइंस में भी यूज़ होता है। दूसरा इसका पूछते हैं लिमिटेशन, लिमिटेशन पूछते हैं, फालतू में 2 मार्क्स नहीं चले जाने चाहिए, 2 मार्क्स के लिए पूछते हैं। लिमिटेशन ऑफ साइक्लोट्रॉन क्या क्या है, तो पहला लिमिटेशन कि साइक्लोट्रॉन इज नॉट यूज्ड, साइक्लोट्रॉन कैन नॉट बी यूज्ड फॉर एक्सेलरेटिंग द चार्जलेस पार्टिकल, सही है ना। जिसके पास क्यू ही नहीं रहेगा तो उसका तो क्यू ही क्रॉस बी भी नहीं होगा, क्यू बी भी नहीं होगा, मतलब एक्सेलरेटेड करने के काम में नहीं आएगा उसे। मतलब जैसे कि न्यूट्रॉन प्रोटॉन है, इलेक्ट्रॉन है, न्यूट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन के ऊपर भी चार्ज रहता है, प्रोटॉन के ऊपर भी रहता है, बट न्यूट्रॉन तो चार्जलेस है। सो वेरी फर्स्ट ड्रॉबैक ऑफ इट इज, वेरी फर्स्ट लिमिटेशन ऑफ इट इज यूज्ड, इट कैन नॉट बी यूज्ड इन एक्सेलरेटिंग न्यूट्रल और चार्जलेस पार्टिकल। बहुत सिंपल है, पहला कोई भी ध्यान में रख सकता है। दूसरा वाला सुन के आपको थोड़ा सा शॉक होगा, इट इज नॉट यूजफुल इन एक्सेलरेटिंग इलेक्ट्रॉन। वाई, क्यों नहीं भैया, इलेक्ट्रॉन के तो चार्ज रहता है, प्रोटॉन को एक्सेलरेट कर सकता है तो इलेक्ट्रॉन को एक्सेलरेट क्यों नहीं कर सकता है। सो उसका रीजन है बिकॉज ऑफ इट्स वेरी 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 स्मॉल मास ऑफ प्रोटॉन अच्छा रहता है यार, मास ऑफ प्रोटॉन इज अराउंड 1836 टाइम्स ऑफ इलेक्ट्रॉन का मास बहुत ही कम रहता है, इतना कम रहता है कि होता क्या है ना, जब इलेक्ट्रॉन को यहाँ पे रखते हैं ना अपन, ये मान लो निगेटिव वाला डी है और ये पॉजिटिव वाला डी है, वो इतना हल्का रहता है, जैसे कि देखो मैं कैसे बताऊं अभी आपको। ये ट्रक है और ये मान लो एक छोटा सा आपका वो प्लास्टिक वाला बॉल, वो घर में खेलते वाला, ये एक बैट लेके आई, ट्रक को दिया एक झोड़पा, ट्रक एक्सेलरेट हो जाएगा है ना, तुम ही कुछ तो भी हो जाओगे, ट्रक का कुछ नहीं होने वाला। वही बैट का एक दनका अगर इसको दिया था, फटक से उड़ जाएगा एकदम। तो ऐसा हो जाता है इलेक्ट्रॉन का, फटक से फू गायब हो जाता है। जैसे मान लो कागज का टुकड़ा लिया, थर्मोकोल का बॉल लिया और फू ऐसा किया तो एकदम इतना रैंडम स्पीड से उड़ जाता है कि वो प्रॉपर ऐसा एक्सेलरेट कुछ होने का चांस ही नहीं देता। इसमें कहते हैं एक प्रॉपर मोशन चाहिए। प्रोटॉन थोड़ा सा अच्छा खासा हेवी है, प्रोटॉन इज परफेक्टली फिट, परफेक्टली सुटेबल पार्टिकल, क्योंकि अच्छे से ऐसा निकलते हुए ऐसा फिर ऐसा घूमते घूमते सफिशिएंट एनर्जी रेगुलर इंटरवल में पाता है वो, और हमारे काम में आता है। और इलेक्ट्रॉन ना थर्मोकोल का बॉल ये फूक मारने में कैसा उड़ जाएगा, फूक किया बराबर वैसा हो जाता है, एक ही झटके में जिंग वापस आके बाहर निकल जाता है।
तो मतलब प्रॉपर वे में इसका ना वो क्या बोलते हैं रेजोनेंस भी मैनेज नहीं कर पाता। वो यहाँ से यहाँ पे आया भैया प्रॉपरली, इधर पॉजिटिव का निगेटिव होने दिया, फिर यहाँ से आया निगेटिव का पॉजिटिव, वो एकदम रैंडमली ना ऐसो डिस्क के अंदर भर से उड़ जाता है इधर उधर और निकल जाता बाहर, क्योंकि उसका मास इतना कम है कि उसे कंट्रोल ही नहीं किया जा रहा साइक्लोट्रॉन की तरफ से। बहुत अटेम्प्ट किया कुछ अलग अलग दिमाग लगा के, बट इलेक्ट्रॉन के साथ कुछ खेल उनका जमा नहीं। तो देख सेकेंड ड्रॉबैक साइक्लोट्रॉन का लिखना है, इट इज नॉट यूज्ड इन एक्सेलरेटिंग द वेरी लाइट पार्टिकल लाइक इलेक्ट्रॉन, हैविंग वेरी वेरी स्मॉल मास वाले पार्टिकल के ऊपर इसका कुछ जमता नहीं है सेटिंग उसका वाला। ये दूसरा वाला केस है। पहला कौन सा याद है ना, न्यूट्रॉन, न्यूट्रॉन क्योंकि इसका चार्ज ही नहीं है, नो चार्ज, दैट्स वाई। दूसरा कौन, इलेक्ट्रॉन, उसके काय के कारण, वेरी लेस मास के कारण। तीसरा ये धीरे 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 स्पीड बढ़ रही और भयंकर काइनेटिक एनर्जी तक उसे हम ले जा पा रहे हैं, लेकिन उसकी भी एक लिमिटेशन है। अभी तक ऐसा कोई साइक्लोट्रॉन पैदा नहीं हुआ कि जो अराउंड 500 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट के ऊपर की एनर्जी एक्वायर करवाने वाला, प्रोटॉन की एनर्जी 500 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी के ऊपर की एनर्जी एक्वायर करवाने वाला साइक्लोट्रॉन अभी तक नहीं बना। क्यों नहीं बना? बढ़ने दे, थोड़ा सा डी और बड़ा साइज का ले लिया होता, और बड़ा ले लिया था, और बड़ा मिलता तो और यहाँ पे बढ़ रही स्पीड 20, 40, 60, 80, 90, 100, 120, 140, 150, 200, जितना बड़ा डी लेंगे उतना चांस मिलेगा ना घूमने को उसको, और वो इतने बड़ी स्पीड से निकलेगा तो काइनेटिक एनर्जी बढ़ने को क्या तकलीफ क्या है? एक और प्रॉब्लम आना चालू हो जाता है। एक पर्टिकुलर स्पीड के ऊपर जब उसकी स्पीड बढ़ जाती है, यानी पर्टिकुलर यानी कितनी, यहाँ तक तो चली जाती है, जम जाता है यहाँ तक वगैरह तो चली जाती है 10⁴ मीटर पर सेकंड, बट जैसे उसकी स्पीड अराउंड इतनी होने लगती है, एंड दिस v इज कंपेरेबल टू c, या अराउंड इतनी होने लगती है, तो उस पर एक मास एनर्जी रिलेशन का रिलेटिविस्टिक थ्योरी अप्लाई हो जाती है। मतलब एक वेरिएबल मास का फंडा अप्लाई हो जाता है, जो होने का आपका आगे आपको एटम, न्यूक्लियर वगैरह चैप्टर में पढ़ाऊंगा मैं। ये एक मास का फार्मूला होता है, यहाँ पे मास, रिलेटिविस्टिक मास बोलते हैं इसको। स्पीड वेलोसिटी, मास वेलोसिटी रिलेशन से कैलकुलेशन होता है इसका, m0/, ये फार्मूला नहीं मालूम आपको, मैं इसे लिख रहा हूँ फिलहाल। ये एक फार्मूला अप्लाई हो जाना चालू हो जाता है जब भी कोई चीज वेलोसिटी ऑफ लाइट के आसपास स्पीड एक्वायर कर लेती है। क्या बोल रहा हूं सुनो, आप सुन के भी अजीब लगेगा जो बोलने जा रहा हूं। व्हेन अ पार्टिकल एक्वायर्स स्पीड नियरली इक्वल टू स्पीड ऑफ लाइट, नियरली इक्वल टू स्पीड ऑफ लाइट, इट्स मास चेंजेस, इट्स मास चेंजेस, उसका मास चेंज हो जाता है। मतलब अगर मान लो कि एक पार्टिकल है उसका 10 ग्राम का है, तो मैंने फेंका तो 50 ग्राम का हो जाएगा? नहीं होगा। ये किसके लिए अप्लीकेबल नहीं है? छोटे मोटे स्पीड के लिए नहीं है। बोलेंगे सर हाँ मास चेंज होता है, ट्रक जब जोर से चलाता है, ट्रक वाला जब ज़्यादा स्पीड में आ जाता है तो ट्रक का मास चेंज हो जाता है। मतलब यानी मतलब मान लो कि 500 kg का ट्रक एकदम बिल्कुल 50,000 kg के बराबर हो जाता है। ऐसे नहीं होता। एकदम सूक्ष्म पार्टिकल विच इज मूविंग विद वेरी हाई स्पीड का जब फंडा एक हो जाता है, तब के लिए अप्लीकेबल थ्योरी है, आइंस्टाइन ने लिखी हुई थ्योरी है कि मास चेंजेस, इवन लेंथ ऑफ द पेन इंक्रीजेस व्हेन इट मूव्स विद द स्पीड नियरली इक्वल टू स्पीड ऑफ द लाइट। क्योंकि आपके आंखों, आप देखो ये पेन की लेंथ इतनी है करके आपको क्यों दिखता है? बताओ बरा, जितनी है उतनी क्यों दिखती है? क्योंकि आपको दिखता क्यों है पहले बताओ। अब ये मत बोलो सर आंखें हैं, मतलब मेरे को भी मालूम है आंखें। मैं अगर अंधेरे में पेन को रखूँ और लाइट पूरे बंद कर दूँ तो पेन नहीं दिखेगा? बोले दिखता क्या है कि इसकी वजह से लाइट फॉल होता है, वो लाइट रिफ्रैक्ट होकर हमारे रेटिना में इमेज बनाता। ये पेन ही की जगह पर है, इसलिए ऐसा लाइट आता, उसकी इमेज आंखों में जाती, इसकी इमेज आंखों में जाती, इसकी इमेज आंखों में जाती, इसकी, और जैसे कि वैसी इमेज पूरी वहाँ पे बनती। जब ये पेन मूव होते रहता है तब भी आपको उसकी मूविंग इमेज भी दिखती रहती है। और ये पेन जब स्पीड ऑफ लाइट जितने स्पीड से मूव अगर होने लगा, स्पीड ऑफ लाइट जितने स्पीड से मूव होने लगा, तो मुझे बताओ इसके ऊपर आकर आपके आंखों तक रिफ्लेक्ट होने वाला लाइट जो है, जितना समय लगेगा आपके आंखों तक वो लाइट को जाने को, आपके आंखों में इसके ऊपर से लाइट रिफ्लेक्ट होकर आपकी आंखों में आता है ना, और वो एक ही जगह पेन है, तो आपकी आंखों में सारी की सारी इमेज एक साथ ही आती है। बट मान लो ये पेन अगर 10⁸ स्पीड से आगे बढ़ रहा है, तो आपके आंखों में इसकी इमेज आ जाएंगी, बट इसकी इमेज जब तक आपकी आंखों में आएंगी तब तक ये पेन कितने स्पीड से भाग रहा है, कितने तो भी स्पीड से भाग रहा है, तो फिर वो ये जो इमेज आपकी आंखों में बनी रहेंगी, ये इमेज आपकी आंखों में बनी रहेंगी 1/20 सेकंड्स के लिए, और ये भी इमेज आपकी आंखों में बनी रहेंगी, क्योंकि 1/20 सेकंड्स के लिए तो इमेज बनी रहेंगी नहीं, ये वाली भी इमेज बनी रहेंगी, और ये पेन यहाँ तक जाएगा वो भी, यानी पेन इतना लंबा दिखेगा आपको।
क्योंकि वो इमेज भी आपकी आंखों में बनी है। और उतने कुछ समय देखो, अगर मैं पेन यहाँ से यहाँ पे लेके जाता हूँ तो आपको पता चल गया पहले यहाँ पे था अब यहाँ पे। सुन रहे हो क्या? देखो इंटरेस्टिंग, अदरवाइज मेरे को टाइम वेस्ट करने का शौक नहीं, तो बताया भी नहीं रहता मैंने आपको। बताओ, अगर ये पेन यहाँ पे दिख रहा है, यहाँ पे गया, पता चला ना कि पहले सर यहाँ पे था अब यहाँ पे था, अलग अलग दिख रहा है ना। बट अगर ये यहाँ से यहाँ तक 10⁸ की स्पीड से जाता है तो क्या होगा सोचो थोड़ा। यानी ये यहाँ से आपकी आंखों में इमेज आई, मतलब ये पेन का इमेज आपकी आंखों में अभी बनी है, ठीक है। अब ये इतना फास्ट यहाँ पे गया, अभी देखो अभी स्लो गया। स्लो जाने से क्या हुआ, पहले पेन यहाँ पे अलग दिख रहा था, अब पेन यहाँ पे अलग क्यों दिख रहा है? क्योंकि यहाँ से यहाँ तक जाने के लिए मान लो इसको अगर लग रहे होंगे 1 सेकंड, कितना? 1 सेकंड। तो ये वाला पेन की इमेज अभी मेरे आंखों में नहीं रही, क्योंकि मेरे आंखों में कितने समय के लिए रहती है? 1/20 सेकंड्स के लिए रहती है। 0.05 सेकंड के लिए इमेज बनी रहती किसी चीज की, 0.02 सेकंड्स के लिए, 1/20 यानी 0.05 सेकंड के लिए बनी रहती है। तो ये पेन को यहां से तक जाने के लिए 1 सेकंड लगा। 1 सेकंड बहुत हो गया, तब तक मेरे इस पेन की इमेज मेरे आंखों में से डिसअपियर हो गई। बट फैन के 3 ब्लेड दिखते क्या? पूरा डिस्क दिखता है, ऐसा पूरी डिस्क दिखती घूमते। क्यों? क्योंकि वो इतने स्पीड से घूम रहा है कि जब फैन का ब्लेड यहाँ पे रहता उसकी इमेज भी आपकी आंखों में रहती, और वो फैन का ब्लेड यहाँ पे पहुंचता, इतना फास्ट पहुंच रहा है, जब घूमने लगता है तो इसकी भी इमेज अभी भी बनी हुई है आंखों में, अभी भी इसकी इमेज गई नहीं। तो आपको ये भी दिखते रहती और ये भी दिखती रहती। तो आपको क्या दिखने लगता? कि पूरी डिस्क घूम रही है, ऐसा लगता। फैन के 3 ब्लेड दिखते ही नहीं। तो वैसे ही सोचो अभी इसका क्या होगा जब ये पेन बहुत ही भयंकर स्पीड से यहाँ पे जाएगा, भयंकर। तो इसकी इमेज अभी आंखों से निकली ही नहीं, तो ये पेन अभी यहाँ पे भी पहुंच गया, तो इसकी भी इमेज आंखों में आ गई नहीं। पेन तुमको इतना लंबा दिखेगा। एंड लेंथ इंक्रीजेस when the body moves with the speed nearly equal to speed of light. When the body moves with the speed comparable to the speed of light, then the length of the body increases, mass of the body increases. इस तरीके से कुछ फंडामेंटल्स है, वो एक वर्चुअल दुनिया के जो थ्योरी के फॉर्म में आइंस्टाइन ने लिखे, तो वो अपने को देखने को ही नहीं मिलते। जब मैं एक पत्थर फेंकता हूँ तो उसका मास कम नहीं होता, क्योंकि पत्थर इतना बड़ा है, और उसको फेंकता भी कितने स्पीड से? कोई है क्या ऐसा अपने क्लास में 10⁸ से फेंक के दिखाता करके? फेंकोगे कितने स्पीड से फेंकोगे? बर कोई अगर मान लो बुलेट अगर किसी गन से निकलती है, तो मूवी में दिखाते थोड़ा स्लो मोशन में, तो बुलेट पूरी ऐसी दिखती है, टोटली इतनी इमेज दिखती है उसकी ऐसे जाते हुए। तो यहां पर भी क्या होने वाला? एकदम पार्टिकल, शार्प पार्टिकल, स्मॉल पार्टिकल व्हेन मूव्स विथ वेरी हाई स्पीड, देन दिस थ्योरी स्टार्ट्स, देन दिस थ्योरी इज अप्लीकेबल टू द दैट कॉन्सेप्ट। मतलब ये वाली थ्योरी अप्लाई हो जाती है। कैसे अप्लाई हो जाती है? लाइक मान लो v की वैल्यू जो है आपकी अराउंड c के आसपास है, मतलब मान लो इतनी है, 10⁻, इसको पकड़ लो 7, और ये 10⁻ पकड़ लो, इसको ये 8 रहती है c, 10⁻7 और 10⁻8, मतलब कितना बचा ऊपर? ऊपर कितना बचा? 10⁻−1, और फिर इसका स्क्वायर भी था ना, v/c का स्क्वायर, 10⁻−1 का स्क्वायर, 10⁻−1 का स्क्वायर, 10⁻−2, 0.01, 0.01 माइनस 0.01, 1 माइनस 0.01 यानी समथिंग 0 पॉइंट समथिंग समथिंग, तो 0.5 ले लो सब मिलाकर। ये समझो ये आ गया मेरा 0.5, तो ये कितना आ गया? तो मास क्या हो गया? डबल हो गया। तो जब कोई मास स्पीड ऑफ लाइट से भागता है तो उसका मास इंक्रीज इफेक्ट देता है, और ऐसा जब साइक्लोट्रॉन में होना लग जाएगा, जब साइक्लोट्रॉन स्पीड बढ़ाते 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 10⁻7 के आसपास पहुंच जाएगा, ये थ्योरी अप्लाई हो जाएंगी। वो मास चेंज होने लगेगा, मास चेंज होने लगेगा, ज्यादा हेवी होने लगेगा, तो उसका तालमेल बिगड़ जाएगा। कौन सा तालमेल? वो यहां से यहां तक आने का, और इसका प्लस का माइनस, माइनस का प्लस होने का तालमेल बिगड़ जाएगा, और साइक्लोट्रॉन फंक्शन कोलैप्स हो जाएगा। इसलिए एक पर्टिकुलर स्पीड एक्वायर करने के बाद ज़्यादा स्पीड बढ़ाने की लालच अगर करेंगे तो साइक्लोट्रॉन का फंक्शन कोलैप्स हो जाता है। इसलिए उसको लिमिटेशन में लिखा जाता है कि उसकी भी एक लिमिटेशन है स्पीड बढ़ाने की, कि 500 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, मिली इलेक्ट्रॉन वोल्ट के ऊपर एनर्जी एक्वायर करने वाला साइक्लोट्रॉन जो है अभी तक नहीं बना है। मतलब ऐसा अपने को उसमें लिमिटेशन में लिखना है। तो लिमिटेशन में इतना समझाना नहीं है एग्जामिनेशन में आपको, बस मैंने क्या क्या पॉइंट बताया। इट इज़ नॉट यूज्ड इन एक्सेलरेटिंग द चार्जलेस पार्टिकल, इट इज़ नॉट यूज्ड इन एक्सेलरेटिंग द इलेक्ट्रॉन। वाई? बिकॉज इलेक्ट्रॉन हैज वेरी लेस मास, बहुत ही लेस लाइट पार्टिकल होने के कारण वहाँ पे रेजोनेंस सेट नहीं होता मैग्नेटिक फील्ड इलेक्ट्रिक फील्ड का। तीसरा क्या बताया? It is not used in accelerating the charged particle to acquire the energy beyond certain limit, that is 500 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। क्योंकि आफ्टर दैट क्या होता है, तो लगे तो पता रखो थोड़ा सा कि आफ्टर दैट क्या होता है, स्पीड बिकम्स कंपेरेबल टू द स्पीड ऑफ लाइट, एंड दैट थ्योरी स्टार्ट्स अप्लाइंग m = m0/1 - v² / c²।
सो रूट में ये एम नॉट क्या है, रेस्ट मास ऑफ द पार्टिकल बोलते हैं इसको, रेस्ट मास यानी एक्चुअल मास। लेकिन वो जब पार्टिकल इतने स्पीड से घूमने लगता है, इतने स्पीड से जो कि इसके आसपास होती है, तो फिर ये मास जो बढ़ जाता है। तो इस तरीके की थ्योरीज की वजह से कुछ लिमिटेशन उसमें आते हैं। ठीक है, चलो, तो ये साइक्लोट्रॉन में बताना रह गया था। मोशन ऑफ ए चार्ज्ड पार्टिकल, मोशन ऑफ ए चार्ज ऑन ए हेलिकल पाथ। हेलिकल पाथ वैसे बोर्ड्स में पढ़ चुके हो एक बार, याद है क्या? हेलिकल पाथ कैसे तैयार होता है, कब होता है? जैसे कि देखो, मान लो अभी ये क्रॉस मैग्नेटिक फील्ड है, सुनो, ये है क्रॉस मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, सुनो अभी फटाफट ध्यान दो। इधर यहां से पार्टिकल आया ऐसा, V क्रॉस B टर्न मारेगा, मतलब इधर ऐसा सर्कल मारेगा। ठीक है, अगर मान लो ऐसा मैग्नेटिक फील्ड है, इसमें चार्ज पार्टिकल अगर आया, क्या होगा? V क्रॉस B, ये B है, V क्रॉस B किधर टर्न मारेगा? V क्रॉस B अंदर टर्न मारेगा, नहीं क्या होगा? ऐसा आके अंदर घूमेगा, ऐसा अंदर घूमेगा और ऐसा गोल गोल घूमता रहेगा। लेकिन अगर वो चार्ज पार्टिकल ऐसा ना आते हुए अगर ऐसा आया तो, बताओ क्या होता है? एकदम इजी गोइंग में फंडामेंटल ध्यान में रखो। मेरे को मालूम है ये बहुत बच्चों को तो छोड़ देते, हेलिकल पाथ नहीं समझा बोलते, बहुत डेंजरस है बोलते। मैं चाहता हूँ, मेरे ख्याल ऐसा मजाक में पढ़े इसको, मजाक में पढ़े कि अबे ये तो ऐसी चिल्लर है मेरे पास, मैं समझा देता हूँ, ये तुम्हारा रहना चाहिए तो कोई मेरे को अच्छा लगेगा, नहीं तो क्या मतलब है फिर। ठीक है, इधर ध्यान दो। बोल, ये 20 स्पीड से अगर ऐसा एंटर किया, क्या हो जाएगा? बोल, इसके दो कंपोनेंट हो जाएंगे, ये V cos थीटा और ये V sin थीटा। बोल, अभी सर्कुलर टर्न मारने के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है? V sin थीटा, परपेंडिकुलर वाला, B के साथ जो परपेंडिकुलर है, V क्रॉस B वाला, ये तो ये ट्र घुमाएगा, लेकिन ये भागाएगा भी आगे, मतलब ट्र ऐसा जगह भी नहीं होगा, ट्र ऐसा आगे भागेगा। ठीक है, कौन उसको जगह पे घुमाएगा और कौन आगे भगाएगा? V sin थीटा उसको सर्कुलर टर्न मरवाएगा और V cos थीटा अपने साथ साथ भागेगा लेके, तो वो हेलिकल पाथ तैयार हो जाएगा, ऐसा हेलिकल पाथ तैयार हो जाएगा। तो ये हेलिकल पाथ जो है इस तरीके से ऐसा आप दिखाएंगे। हो गया, बस इतना सा है। ये तो बोर्ड में भी पढ़ चुके हैं आप लोग अभी। ठीक है, इसमें ना न्यूमेरिकल सॉल्व करने में गलतियां होती है, मैं बता रहा हूँ ना, मैंने देखा है होते हुए, इसलिए आपको बता रहा हूँ। अच्छे से देखना, उधर गड़बड़ मत देना, वो गड़बड़ नहीं होना चाहिए करके मैंने और ही ज़्यादा सिस्टमैटिक सोचा कि आपको कैसे बताने का इस बार, कि आपका गलत ना हो। इसमें इसको बोलते बेटा V परपेंडिकुलर, क्योंकि ये B के साथ ये कैसा है, और इसको बोलते V पैरेलल। ये पैरेलल टू मैग्नेटिक फील्ड, ये दो कंपोनेंट का खेल है पूरा। यहाँ पे देख लो क्या क्या है। V परपेंडिकुलर का फॉर्मूला है V sin थीटा बराबर, और V पैरेलल का फॉर्मूला क्या है? V cos थीटा। सही है ना? यस, ये है V sin थीटा यानी V परपेंडिकुलर, और ये V cos थीटा यानी V पैरेलल टू व्हाट? मैग्नेटिक फील्ड, पैरेलल टू मैग्नेटिक फील्ड, और परपेंडिकुलर टू मैग्नेटिक फील्ड। ये मैग्नेटिक फील्ड है, ये मैग्नेटिक फील्ड, ये मैग्नेटिक फील्ड है, ये मैग्नेटिक फील्ड है। अब इसका यूज करके याद रख लो, मैं पहले लिख कर दे रहा हूं, इसका यूज करके क्या करना है और इसका यूज करके कौन सा पार्ट सॉल्व करना है इस क्वेश्चन में का। तो इसका यूज करके आपको ये दो चीजें करनी है, बस हमेशा याद रखो। ये दो चीजें करनी है, और इसका यूज करके ये निकालना है। ये सब बता देता हूं अच्छे से और एक बार। रेडियस V परपेंडिकुलर के कारण ही सर्कुलर टर्न मारने वाला है। सर्कल की क्या होती है? रेडियस, मतलब रेडियस वाला पार्ट सर्कुलर मोशन से कनेक्टेड है, और सर्कुलर मोशन कौन मरवाने वाला है? परपेंडिकुलर वाला कंपोनेंट की वजह से मारने वाला है, बराबर है। इसलिए रेडियस का फार्मूला V परपेंडिकुलर से ही आएगा। नहीं तो बोलेंगे सर R का फार्मूला तो अपना mv अपॉन b की याद ही है हमको, लेकिन ये V कौन? यहां पे गलती से V cos थीटा पुट कर दिया तो गया तुम्हारा प्रॉब्लम। यहाँ पे V परपेंडिकुलर वाला चाहिए, क्योंकि हुआ ही क्या की वजह से रेडियस तैयार, कौन सा कंपोनेंट के कारण? इसके कारण। तो यहाँ पे हमेशा V परपेंडिकुलर आएगा रेडियस के फार्मूला में। तो कैसा फार्मूला बनेगा रेडियस का? mv sin थीटा अपॉन bq, mv sin थीटा अपॉन bq। हो गया एक फार्मूला अच्छे तरीके से तैयार, बिना कोई टेंशन में। आपको इसको याद रखना है, रेडियस निकालते समय mv अपॉन bq आपको याद ही है, नहीं तो फिर और एक बार लिखो bqv इज इक्वल टू mv स्क्वायर बाई r।
वी कैंसल, आर एन ए वी कैंसल, एक वी बचेगा यहाँ पे, वी कैंसल, तो आर इज इक्वल टू एम वी अपॉन बी क्यू। बट ये वी कौन सा, सेंट्रीपिटल फोर्स वाला है, सर्कुलर मोशन करवाने वाला वी, जो कि कौन, एक आ गया। दूसरा इसका कहाँ पे काम पड़ता है, इसका और एक काम बता, क्या मतलब है, पीरियड। पीरियड है क्या पीरियड, पीरियड ऑफ सर्कुलर मोशन। पीरियड ऑफ किसके कनेक्टेड टर्म है, सर्कल से रिलेटेड, सर्कुलर मोशन। सो कैपिटल टी का फॉर्मूला 2 पाई आर अपॉन वी, डिस्टेंस अपॉन वेलोसिटी, 2 पाई आर, कितने स्पीड से, v स्पीड से। v यानी कौन, वो v परपेंडिकुलर वाली। ये एक ही बार परपेंडिकुलर रहेंगी क्या, हर बार ऐसा जाएगी तो बराबर वो परपेंडिकुलर जाएगी उसके साथ। तो ये वाली, मतलब यहां पर भी क्या लिखना है, यहां पे भी क्या लिखना है, यस, पीरियड और रेडियस दोनों फार्मूला में v परपेंडिकुलर का काम चलने वाला है, काम पड़ने वाला है। तो बताओ यहाँ पे क्या फार्मूला है, 2 पाई आर अपॉन v परपेंडिकुलर। v परपेंडिकुलर का फार्मूला लिखो ऐसा, v परपेंडिकुलर ही लिखो, और r के जगह एम वी अपॉन बी क्यू की जगह भी v परपेंडिकुलर लिखो। तो काटो, बोलो क्या आएगा। ये तो साला साइक्लोट्रॉन में आया था रे अपना, साइक्लोट्रॉन में यही आता ना फॉर्मूला, 2 पाई एम अपॉन बी क्यू, वही फार्मूला यहाँ पे भी आ रहा। चलो टाइम पीरियड भी मिल गया और वो रेडियस का भी मिल गया। अब उधर चलते, पिच क्या होता है, पिच बताया था मैंने लास्ट टाइम। वैसे देखो यहाँ पे अच्छे से थोड़ा सा छोटी सी अच्छी डायग्राम बना देता हूँ, इधर ध्यान। ये अगर पार्टिकल ऐसा निकला था यहाँ से, इसके 2 कंपोनेंट आए थे, 2 कंपोनेंट, ये था तुम्हारा मैग्नेटिक फील्ड, ये मैग्नेटिक फील्ड, ये मैग्नेटिक फील्ड, ये मैग्नेटिक फील्ड। इसमें ये पार्टिकल ऐसा गया था, इस कंपोनेंट ने उसका टर्न करवाया था और इस कंपोनेंट उसको आगे लेके भागा था। इसलिए जब पार्टिकल ऐसा आएगा तो ये ऐसा आगे भागेगा। जैसे तुम्हारा स्क्रू रहता है, स्क्रू, उसके ऊपर ऐसे थ्रेड्स रहते हैं, ऐसे थ्रेड्स रहते हैं, ऐसे थ्रेड्स रहते हैं। ये 2 थ्रेड का बीच का डिस्टेंस उसको पिच बोलते हैं, पिच। तो ये भी तुम्हारा पिच है, मतलब मान लो कि ये पिच है, ये पिच है, ये पिच है, ये पी है, ये तुम्हारा पी है, ये तुम्हारा पी है। ये पिच का आंसर है, डिस्टेंस का आंसर निकालना है। तो बताओ, एक सर्कल पूरा हुआ, अब दूसरा सर्कल पूरा हुआ, तीसरा सर्कल पूरा हुआ, बराबर है। मतलब एक सर्कल पूरा होने तक, एक सर्कल जगह पे नहीं पूरा होता ना, शुरुआत यहां से हो कि यहां पे नहीं आता ना, वो ऐसा कुछ जा रहा है, फिर ऐसा कुछ जा रहा है। मतलब यहां से यहां जाने के लिए उसको टाइम कितना मिल रहा है, 1 पीरियड वाला टाइम मिल रहा है। तो डिस्टेंस निकालना है तो पिच एंड डिस्टेंस, पिच एंड डिस्टेंस। डिस्टेंस यानी क्या होता है, वेलोसिटी इनटू टाइम। डिस्टेंस यानी क्या, पिच एंड डिस्टेंस, वो पिच एंड गैप वो होता है डिस्टेंस इज इक्वल टू वेलोसिटी इनटू टाइम। तो ये पिच जो है, वेलोसिटी कौन सी, आगे कौन भगा रहा है, वी परपेंडिकुलर की वी पैरेलल, हो गया। ये आगे उसको पी पैरेलल भगा रहा है, जो कौन है, वी कॉस थीटा। और कितने समय में, इतने समय में, इतने, ये इतने समय में, एक पीरियड जितने समय में आगे भगा रहा है उसको। सो कितना आ जाएगा सब मिलाकर, अभी देखो ये यहाँ पे v कौन सा, ये पैरेलल, सॉरी v लिखा ना मैंने, v पैरेलल की जगह क्या लिखा, v cos थीटा लिख दिया, हो गया। फिर यहाँ पे v 2 पाई एम अपॉन बी क्यू, टाइमिंग में आगे जगह 2 पाई एम, ये यहाँ पे v भी है, v cos थीटा अपॉन बी क्यू, इस तरीके से, ठीक है। थीटा तो प्रॉब्लम में दिया ही रहेगा, इससे तुम्हारा एक पिच निकल जाएगा। ये एक पिच यानी क्या, वेलोसिटी इनटू टाइम, डिस्टेंस इज इक्वल टू वेलोसिटी इनटू टाइम। तो वेलोसिटी कौन सी, वी पैरेलल वाली, और टाइम कौन सा, वो पूरा एक वाला जो आपका आता है 2 पाई एम अपॉन बी क्यू। इस तरीके से आपको निकालना पड़ेगा उसको, ठीक है। तो ये हो गया तुम्हारा पिच। अब यहां पर आपको बोलते हैं फाइंड द डिस्टेंस ट्रेवल्ड, फाइंड द डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन 2 सर्कुलर, मतलब 2 सर्कल्स आफ्टर कंप्लीटिंग 2 सर्कुलर ट्रैक्स। तो आपको वेलोसिटी इनटू टाइम में 2t डालना पड़ेगा। आपको बोलते कि फाइंड द डिस्टेंस, यहां से यहां तक का डिस्टेंस है एक पिच, यहां तक का है 2 पिच, यहां तक 3 पिच।
तो सिर्फ आपका जो डिस्टेंस है वो पहले अगर इतना आ रहा है तो वो, और यहाँ से यहाँ से यहाँ से यहाँ से, ये ओरिजिन मान लो, यहाँ से यहाँ तक एक पी, यहाँ से यहाँ तक 2 पिचेस, यहाँ से यहाँ तक 3 पिचेस का डिस्टेंस। तो आपको बस कुछ नहीं 1 2 3 4 टाइम्स मल्टीप्लाई करते जाना है। अच्छा, टाइम इंटरवल बिटवीन एवरी 2 पिचेस सेम है, सेम है, तो हर पिच का गैप सेम होगा, हर पिच की गैप भी सेम होगी, ये जितनी है ये भी उतनी है, ये भी स्क्रू में जैसा एकदम रेगुलर इंटरवल रहते हैं इस तरीके से आएंगे। लेकिन इसमें एक प्रॉब्लम आ जाता है जब क्वेश्चन, अभी अपन थोड़ा एंट्रेंस पे इस पे जा रहे हैं, अभी यहाँ तक बोर्ड्स अपना खत्म हो गया। बोर्ड्स में ये पूछा था, फार्मूले वार्मूले ज़्यादा नहीं थे लेकिन वो भी करा दिए। आपको फार्मूले पहले लिख लेना चाहिए अच्छे से, बाद में अपन आगे चलते हैं दूसरे पार्ट पे। फार्मूले लिख लो, डायग्राम निकाल लो। और पीरियड निकालना है। रेडियस भी सर्कल का पार्ट है, पीरियड ऑफ सर्कुलर मोशन भी सर्कल का पार्ट है। सर्कुलर मोशन सिर्फ डिपेंड करता है परपेंडिकुलर वाले कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी के कारण। सो परपेंडिकुलर वेलोसिटी कंपोनेंट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर रेडियस एंड पीरियड ऑफ सर्कल। एंड आगे भागने वाला काम संभाल रहा है ये तुम्हारा वी पैरेलल। सो आगे भागने वाला है ना पिच वाला पार्ट, ये पिच, ये यहाँ पे वी पैरेलल के हिस्से में क्या आ रहा है, ये पिच, ये पिच आ रहा है, वी पैरेलल एंड वी कॉस थीटा, वी पैरेलल वी कॉस थीटा। सो पिच का फॉर्मूला आप लिख सकते हैं, जो कि आपको मालूम है, पिच का फॉर्मूला वी इंटू टी लिखना है आपको, वेलोसिटी इंटू टाइम लिख डालो, वी पैरेलल इंटू टाइम। सो पिच यानी एक प्रकार का डिस्टेंस, सो पिच यानी वेलोसिटी इंटू टाइम, वेलोसिटी कौन सी, पैरेलल, इंटू टाइम यानी पीरियड। हो गया पिच का फॉर्मूला तैयार। Motion of a charge in helical path. Now this is in presence of magnetic field we studied. Now we are going to study how it react in presence of magnetic as well as electric field. दोनों भी field है, अभी दोनों field है, दोनों field है। मतलब देखो यहाँ पे तुम्हारा ये x एक्सिस था, ये y एक्सिस था, ये z एक्सिस। इसमें आपका ये इलेक्ट्रिक फील्ड तो दिखाया ही था मैंने, मैग्नेटिक फील्ड तो दिखाया था। ये मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड के साथ साथ यहां पर आपको एक दूसरा भी फील्ड है, मतलब यहां पे ये भी है, ये भी है और ये भी है। ऐसा होने के बाद क्या होगा कि जब यहां से पार्टिकल आएगा, यहां से जब पार्टिकल ऐसा आएगा, अगर मुझे बताओ, अभी यहाँ पे ध्यान दो, अगर कोई पार्टिकल, अगर ये थोड़ी एक्सिस यहाँ पे ड्रॉ करता हूँ, अगर कोई पार्टिकल अगर ऐसा आया, ऐसा ऐसा, ये चार्ज पार्टिकल, बराबर ध्यान देना, ऐसा ऐसा है, परपेंडिकुलर आया, सिर्फ परपेंडिकुलर आया तो कौन सा मोशन होता रहेगा, सर्कुलर। ऑब्लिक आया तो वी परपेंडिकुलर भी तैयार होता और वी पैरेलल भी तैयार होता। परपेंडिकुलर सर्कल तैयार करते जाता,
स्ट्रेट हॉरिजॉन्टल पैरेलल वाला कंपोनेंट उसको आगे आगे भगाते जाता, तो ऐसा होता। अब इस बार मैंने सिर्फ परपेंडिकुलर रखा, ऑब्लिक रखा तो दो कंपोनेंट आते थे, तो एक सर्कल कराने का और एक आगे भगाने का। बट अभी मैंने कैसे रखा, सिर्फ परपेंडिकुलर छोड़ा, तो सिर्फ सर्कल मारेगा कि हेलिकल पाथ करेगा? हेलिकल करेगा, क्योंकि भले ही छोड़ा परपेंडिकुलर है, इलेक्ट्रिक फील्ड भी है। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या करेगा, इस चार्ज पार्टिकल को धक्का देके आगे भगाएगा, मतलब इसके ऊपर इधर भी एक एक्सेलरेशन आएगा, वो एक्सेलरेशन ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड ई बाय एम, क्यू वी बाय एम वाला एक्सेलरेशन उसको आगे 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 लेके जाएगा, मतलब जगह पे नहीं घूमने देगा। ये जगह पे कौन घुमाएगा, मैग्नेटिक फील्ड, और वो इलेक्ट्रिक फील्ड उसको आगे आगे खींचेगा। ये पॉजिटिव वाला पॉजिटिव को धक्का देगा, निगेटिव वाला अट्रैक्ट करेगा। कितने एक्सेलरेशन से, क्यू ई बाय एम, इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ अगर ई है, चार्ज अगर क्यू है, तो क्यू ई बाय एम से उसको आगे भी खींचेगा। मतलब इसके ऊपर भी दिख रहा है खींच, बट ये दोनों भी कंपोनेंट यहाँ पर है। बस इतना ही है कि ये वी परपेंडिकुलर वाला कंपोनेंट कौन से फोर्स के कारण आ रहा है, मैग्नेटिक फोर्स के कारण आ रहा है, और ये इसके ऊपर वी पैरेलल वाला कंपोनेंट इलेक्ट्रिक फोर्स के कारण आ रहा है, बट आ रहा है। तो अगर ऐसा हो रहा है तो ये पार्टिकल जो है, इसमें जो हेलिकल जो पाथ तैयार होगा वो ऐसा होगा। हेलिकल होगा कि सर्कुलर होगा, बताओ फिर से, हेलिकल होगा कि सर्कुलर होगा? सिर्फ सर्कुलर होगा कि हेलिकल होगा? हेलिकल होगा पक्का, क्योंकि आगे जा रहा है ना, आगे जा रहा है, आगे 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 भाग रहा है पार्टिकल, ठीक है। बट यहां पर हेलिकल होगा, लेकिन ऐसा हेलिकल नहीं होगा। ऐसा पहले होता था, जब ऐसा होता था, क्यों? क्योंकि सिर्फ ये वी के एक वी परपेंडिकुलर और वी पैरेलल, और वी परपेंडिकुलर वी पैरेलल में वी पैरेलल का फॉर्मूला क्या था, वी कॉस थीटा। इसका वी कॉस थीटा कांस्टेंट था, कांस्टेंट था। क्यों कांस्टेंट था? इस डायरेक्शन में वेलोसिटी कांस्टेंट क्यों थी? क्योंकि इस डायरेक्शन में कोई फोर्स ही नहीं था, ओनली मैग्नेटिक फील्ड होने के कारण फोर्स कौन से डायरेक्शन में था, V क्रॉस B, सॉरी V क्रॉस B, ये B ये मैग्नेटिक फील्ड था, V क्रॉस B यानी फोर्स अंदर था, तो सर्कुलर टर्न ऐसा पार्टिकल ले रहा था। और सर्कुलर टर्न मैग्नेटिक फील्ड के जैसे जब आता है तो वेलोसिटी बदलती क्या, वेलोसिटी कांस्टेंट रहती है। और आगे भी जा रहा था तो कांस्टेंट स्पीड से जा रहा था, क्योंकि ये स्पीड इसको मिला हुआ कंपोनेंट था जो कांस्टेंट ही रहने वाला था। क्यों कांस्टेंट रहने वाला था? क्योंकि इस डायरेक्शन में एक्सेलरेशन है। एक्सेलरेशन क्यों नहीं है? क्योंकि इस डायरेक्शन में कोई फोर्स ही नहीं है, फोर्स ऐसा लग रहा था सिर्फ। लेकिन अगर मैं यहाँ पर अब ये निगेटिव चार्ज प्लेट और यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज प्लेट और यहाँ पे मैं क्या तैयार करता हूँ, इलेक्ट्रिक फील्ड अगर तैयार करता हूँ, तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड उसको ई बाय एम, क्यू ई बाय एम वाला क्या देता है, एक्सेलरेशन। मतलब एक्स डायरेक्शन में क्या आ गया, एक्सेलरेशन आ गया। तो बताओ ये जो वी पैरेलल वाला जो आंसर है वो कांस्टेंट रहेगा कि v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी के रिस्पेक्ट टू चेंज होता जाएगा? यस, चेंज होता जाएगा। v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी के हिसाब से v इज इक्वल टू यू टी ही पकड़ लो, यू टी तो जीरो है, सॉरी ए टी पकड़ लो। जैसा जैसा टाइम आगे आगे जाएगा, जैसे जैसा एक्सेलरेशन तो कांस्टेंट रहेगा, कितना, बट ये जैसे 1 सेकंड 2 सेकंड 3 सेकंड में तो ये स्पीड बदलती जाएंगी। और स्पीड बदलेगी मतलब पहले वाला मतलब देखो यहाँ पे स्पीड कुछ अलग रहेंगी, पहले तो इतना वाला टर्न मारेगा, फिर देखो स्पीड बढ़ते जाएगी, फिर स्पीड और बढ़ती जाएगी, स्पीड और बढ़ती जाएगी, स्पीड और बढ़ती जाएगी। समझ रहे क्या आप? तो हेलिकल पाथ में के जो पिचेस है, वो पिचेस अभी कांस्टेंट डिस्टेंस के नहीं रहेंगे, पहले थोड़ा सा ही दूर जाएगा, फिर और दूर जाएगा, फिर और दूर जाएगा। ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि स्पीड क्या हो रही पार्टिकल की, बढ़ते जा रही है। तो सेम टाइम इंटरवल में सेम पिचेस नहीं तैयार होंगे, पहले ऐसे होते थे, ऐसे, क्योंकि कांस्टेंट स्पीड से आगे जा रहा पार्टिकल, अब एक्सेलरेट होकर आगे जा रहा, तो ये पिचेस ऐसे आएंगे, ऐसे आएंगे। तो आपको पूछ सकते हैं फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन थर्ड पिच एंड सेकंड पिच, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन 8th पिच एंड 7th पिच। तो ऐसा अगर पूछेंगे तो फिर आपको S इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ टी स्क्वायर यहाँ से यहाँ तक के लिए लगाना पड़ेगा। अगर मान लो 1 2 3 4 5 ये फर्स्ट पिच एंड ये सेकंड, ये थर्ड, ये फोर्थ। फाइंड द डिस्टेंस इन फोर्थ पिच, मतलब क्या पूछा, फाइंड द डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन फोर्थ पिच, ये फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ, इतना पूछा, इतना डिस्टेंस कैसे निकालोगे, इतना डिस्टेंस कैसे निकालोगे? तो इतने में से इतना माइनस करोगे,
तो ये डिस्टेंस कैसे निकालोगे? ये से यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर से। हाफ ए टी स्क्वायर में टी कितना डालोगे? टी यानी 2 पाई मतलब कितने बार हुआ? 4 बार, यानी 4 टाइम कैपिटल टी। ये से यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर का टी कितना रहेगा? 4t वाला, और ये 3t, 4t में से 3t माइनस करेंगे तो ये डिस्टेंस बचेगा। ऐसे टाइप के प्रॉब्लम रह सकते हैं, ठीक है। या फाइंड द गैप ऑफ द फोर्थ पिच, फाइंड द गैप ऑफ द थर्ड पिच, ऐसा बोल सकते हैं। तो वैसे ही आपको करना है। तो यहाँ पे एक्सेलरेशन लगने वाला हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में, तो इसके फार्मूले सिर्फ लिखना है, कुछ इसमें नया कुछ नहीं पढ़ा, बट छोटी सी एक बात ऐड हो गई इसलिए। तो डायग्राम ऊपर है, तो यहाँ पे डायग्राम निकाले। ये पिच ऐसा दिखा रहा होगा, ऐसा। रेडियस के फार्मूला में चेंज नहीं, पीरियड के फार्मूला में चेंज नहीं, मतलब वो वी परपेंडिकुलर से रिलेटेड जो कैलकुलेशन थे उसमें कोई चेंज नहीं। जो अभी इसके पहले पढ़े वही। वी परपेंडिकुलर में कोई फर्क नहीं पड़ रहा, फर्क वी पैरेलल में पड़ रहा है, क्योंकि पैरेलल डायरेक्शन में कौन है? इलेक्ट्रिक फील्ड है। मैग्नेटिक फील्ड स्पीड बदलता है क्या? मैग्नेटिक फील्ड जो रहता है वो स्पीड का मैग्नीट्यूड बदलता है कि डायरेक्शन बदलता है? यस, मोशन की डायरेक्शन बदलता है मैग्नेटिक फील्ड, वेलोसिटी नहीं बदला। इलेक्ट्रिक फील्ड एक्सेलरेट कर रहा है उसको, उसकी डायरेक्शन सेम रहती है, लगे तो डायरेक्शन सेम रहती है, बट उसकी स्पीड बदलता है, इसलिए चेंजेस सिर्फ यहाँ पे आएंगे। वी पैरेलल इज ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड वाला है, इसलिए यहाँ पे v इज इक्वल यू प्लस ए टी से काम चलेगा। v इज इक्वल टू 0 प्लस क्यू ई बाय एम इंटू टी, मतलब v इज इक्वल टू क्यू ई बाय एम इंटू टी, ये फॉर्मूला चलेगा। तो लिखो समझ में आऊंगा। पी फोर्थ मतलब फोर्थ नंबर की पिच का गैप, तो S4 माइनस S3 से निकलेगा, और S4 निकालते वक्त मैंने यस को यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर में टी की वैल्यू 4t डाली, और S3 निकालते समय मैंने 3t डाली, कि उतना टाइम। साइड में वो फार्मूले कहाँ से हैं, साइड में एक्सप्लेनेशन भी दिया है। S को यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, एक्सेलरेशन इन इलेक्ट्रिक फील्ड यानी क्यू वी बाय एम, टी ने एक बार 4t डाला, एक बार टी की वैल्यू 3t डाली,